Hello everyone, I hope you all are fine. वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी. माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ यूरोप नाम से हमारा सब्जेक्ट है. इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स के बारे में हम बात करेंगे. आपको वीडियो पूरी वॉच करनी है, पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको जो इस वीडियो में क्या बताया गया उसके बारे में पता चलेगा एग्जैक्टली. और इस वीडियो का हमारा मोटिव होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के थ्रू आपके जो पूरा होल सिलेबस है वो मैं एक वीडियो में कवर कर सके. तो हर चैप्टर से कुछ कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो सिलेबस है वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए एक बार कवर हो जाए, ताकि एग्जाम में आपके लिए कोई भी इशू ना आए. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो पूरी वॉच करनी है और कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है. मे भी हो सकता है जो भी आप क्वेश्चन स्किप करते हो, कॉन्सेप्ट जो आप छोड़ देते हो, समझ नहीं पाते, उसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, तभी आपके जो आपका सिलेबस है वो आपका कवर हो पाएगा लास्ट टाइम के रिविज़न के लिए. तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा. बात करते हैं हमारी वीडियो की तरफ. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आर्थिक मंदी की शुरुआत कैसे हुई और 1873 की जो आर्थिक मंदी है उसके क्या कारण थे, क्या प्रभाव थे. इसके ऑप्शन में है कि रूस की जो 1905 की जो क्रांति है उसके जो प्रमुख घटनाक्रम है उसके बारे में हमें बताना है. अगर किसी को इस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ है वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ पे जाकर मैसेज करके आप बाय कर सकते हैं. अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखकर भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो. तो इसका आंसर है कि जो आर्थिक मंदियाँ हैं उसमें जो क्रांतियाँ हैं, जो वो मानव जो हमारे जो इतिहास है उसके पैमाने पर उसकी जो उथल-पुथल मतलब जो घटनाएँ हुई थी उस पर आधारित है. तो आर्थिक मंदी जो है ना हमारी अर्थव्यवस्था की जो गंभीर जो सूचना है, मतलब गंभीर जो समस्या है उसको वो दिखा रही है. अक्सर ऐसा होता है कि सामाजिक और जो राजनीतिक अशांति है ना, ये इसको जन्म देती है. जो हमारी अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी है ये कैसे आती है, ये हमारी सामाजिक और जो हमारी जो राजनीतिक अशांति है उसको ये जन्म देती है. इससे कभी कभी जो क्रांतियाँ होती हैं, जिससे कभी कभी जो क्रांतियाँ भी होती हैं, ये जैसे आर्थिक मंदी की शुरुआत के समान जो कारण है उसके ऊपर हम बात करेंगे हम इस आंसर के में, कि इसके विशेष रूप से 1873 की जो आर्थिक मंदी के कारण थे, उनके जो प्रभाव थे उसके बारे में जानकारी लेंगे, उस बात करेंगे. फिर उसके बाद बात करेंगे फिर रूस की जो 1905 की जो क्रांति है ना उसकी क्या प्रमुख जो घटनाएं वो क्या थी, तो वो पूछेंगे. पहले बात करते हैं आर्थिक मंदी की शुरुआत कैसे हुई थी और जो 1873 की आर्थिक मंदी के क्या कारण थे और फिर इसके प्रभाव भी क्या हुए. तो पहले शुरुआत देख लेते हैं. आर्थिक मंदी एक ऐसी स्थिति थी जहां पर किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो वहां पे वस्तु सेवाएं उसके उत्पादन में लगातार और जो उनके महत्वपूर्ण, जैसे किस उस चीज़ में क्या हो रहा था कि जो भी वस्तु हैं, जो सेवाएं हैं और जो भी उत्पादन का जो भी सामान है उसमें लगातार ही गिरावट आ रही थी. अब आप कोई भी प्रोडक्शन है उसमें अगर ईजिली मतलब डे बाय डे उसमें गिरावट आ रही है, वो आप लॉस में जा रही है, आप कंपनी लॉस में जा रही है, तो इससे जो आपकी जो आर्थिक मंदी है, जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसमें परिवर्तन तो आएंगे. तो जिससे जो सकल जो घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसमें कमी आ जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है. अगर आपका जो बिजनेस है वो ठीक से नहीं चलेगा, आपके जो ओनर हैं और वहाँ के सारे जो एम्प्लॉय हैं वो वहाँ पर जो उनकी जो सैलरी है वो कैसे देंगे, क्योंकि उनका बिजनेस ही लॉस में जा रहा है. तो जो वहाँ के लोग हैं वो उन लोगों को नौकरियों से निकाल देते हैं, उन्हें हटा देते हैं, क्योंकि उनको जो वेतन देना होता है वो देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, अगर उनका जो कारोबार है वो ठीक से नहीं चल रहा है. तो इससे लोगों के अंदर जो बेरोजगारी है वो बढ़ने लग जाती है, वहाँ के लोग बेरोजगार होने लगते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता. और जो उपभोक्ता है उनका जो विश्वास है, अब कोई भी कंपनी है अगर वो लॉस में जा रही है और आपके जो कस्टमर है उनका जो विश्वास था आपकी कंपनी के ऊपर वो भी गिरने लग जाता है. और जो आर्थिक मंदी है उसकी शुरुआत विभिन्न कुछ कारण उनके संयोजन से हो सकती है, जो हम अभी इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इन कारणों की वजह से हमारी जो आर्थिक मंदी हमें देखने को मिल सकती है. हमारा फर्स्ट पॉइंट है मांग में कमी. तो जब उपभोक्ता भविष्य को लेकर अनिश्चित होते हैं, उनके पास खर्च करने के लिए कम पैसे होते हैं, तो वे वस्तु और सेवाओं को खरीद कर कम कर देते हैं, जिससे हमारी जो मांग है उसमें कमी आ जाती है. अब हमारे जो कस्टमर है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको जो कस्टमर है उसके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो उसके लिए मतलब कम पैसे होते हैं किसी भी
प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं, उसकी खरीदना वो कम, मतलब बहुत ही कम वे में करता है। जो मांग है उसके उसमें कमी आ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने को मिलता है कि मांग के अंदर कमी आने लग जाती है। अति उत्पादन, तो जो कंपनियां होती है ना, बाजार की मांग से अधिक ज़्यादा उत्पादन करने लग जाती हैं, जिससे जो उनके पास जो अप्रयुक्त जो इन्वेंट्री जो जमा हो जाती है ना, मतलब एडिशनल जो उनके पास सामान है वो उनके पास जमा हो जाता है, जिससे जो उत्पादन करने में और जो कर्मचारियों की छंटनी करनी है ना, उसको मजबूर होना पड़ता है। तो अति उत्पादन की जो समस्या है वो भी इनको देखने को मिलती है। ये भी एक कारण है हमारी आर्थिक मंदी के। वित्तीय संगठन, तो शेयर बाजार में गिरावट आ जाती है। बैंकिंग जो प्रणाली है, मतलब बैंकों का जो दिवालिया होना है, ये टहलना, ये सारी जो प्रॉब्लम है ये हमें देखने को मिलती है। जो हमारे ऋण बाजार है ना, शेयर मार्केट हो गया, लोन वगैरह हम लोग ले लेते हैं। तो जो हमारे जो ऋण बाजार है उसमें कमी आ जाती है, और वित्तीय जो संगठन, जो पैसों से रिलेटेड हमारी समस्याएं वो पैदा होने लगती हैं, जिससे जो निवेश हैं, जो धार और खपत जैसी बीमारी है, जो समस्याएं हैं वो हमें प्रभावित होने लगती हैं। सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है कि धन का प्रवाह कैसे रुक जाना। तो जब लोगों की जो खरीदने की क्षमता है वो ही कम हो जाएगी, तो जो बचत है वो घट जाती है। आपके पास जो बचत बची होती है वो कम होने लगती है, क्योंकि आप सब कुछ उसी में लगा देते हो। तो जो अर्थव्यवस्था है उसमें धन का जो प्रभाव है, जो धन की जो स्थिति है वो बहुत स्लो हो जाती है। इससे जो हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं। मतलब बिल्कुल बंद हो जाती हैं। निर्यात में गिरावट, तो यदि किसी देश की जो निर्यात है, जो आयात है, जो कम तुलना में जिसकी जो आयात की जो तुलना है वो बहुत कम मात्रा में हो जाती है, इससे जो व्यापार है उसमें लॉस होने लगता है, उसमें हमें घाटा होने लगता है। जो विदेशी मुद्रा है, जो भंडार है, उसमें भी कमी आने लगती है कि हमारा जो प्रोडक्शन आगे तक नहीं जाएगा तो विदेशी मुद्रा हमारे पास कैसे आएंगे, तो उसमें भी कमी आने लगती है। तो जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है ये उसको कमज़ोर कर देता है। निवेश में कमी, तो जो व्यवसाय, जब नए निवेश, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैसे चाहिए होते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब वो इन्वेस्ट करने के लिए कतराएंगे, जो नए नए उपभोक्ता, मतलब जो नए नए व्यवसाय होते हैं, अगर वो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए अपने बिजनेस में कतराएंगे, तो जब वो भविष्य के बारे में अनिश्चित है, मतलब वो निश्चित नहीं है कि भविष्य में क्या, हाँ, तो वो निश्चित नहीं है ना कि भविष्य के बारे में कि उनका बिजनेस ठीक चलेगा या नहीं, कि उनको एक कंफर्मेशन नहीं मिली है अपने बिजनेस से रिलेटेड। कोई भी आपका बिजनेस हो, जो न्यू व्यवसाय करते हैं, जो नए नए व्यवसाय करते हैं, तो उनका जो आर्थिक विकास है ना वो बहुत स्लो हो जाता है। सरकारी नीतियाँ क्या है, तो जो मौद्रिक और जो राजकोषीय जो नीतियाँ है ना वो भी आर्थिक मंदी को बढ़ावा दे सकती हैं। अब 1873 की जो आर्थिक मंदी है उसके बारे में बात करेंगे, द पैनिक ऑफ 1873। तो 1873 की जो आर्थिक मंदी है वो एक वैश्विक जो आर्थिक संगठन है, जिसने यूरोप और जो उत्तरी अमेरिका है इन सबको बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। 1873 की आर्थिक मंदी की बात हो रही है। इसमें ये दीर्घ अवसाद, जो लॉन्ग डिप्रेशन इसके रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है ना वो 1879 तक चला था, मतलब बहुत लंबे समय तक चला था। आप देखो ये स्टार्ट कब हुआ था, 1873 में स्टार्ट हुआ था और 1879 तक ही चला था। तो इसलिए इसको लॉन्ग डिप्रेशन भी बोला जाता है, दीर्घ अवसाद। और ये कहाँ पर हुआ था, ये जो आर्थिक मंदी है ना, ये वैश्विक स्तर की आर्थिक संगठन बन गया था, जो यूरोप और उत्तर अमेरिका के इसने इन जैसे देशों को इसने बुरी तरह से प्रभावित भी किया था। कारण क्या थे इसके, कारण में देख लेते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। तो रेलवे में जो अत्यधिक निवेश और सट्टा है उसकी बात करेंगे, तो 1860 के दशक के अंत में, मतलब 1860 के एंड में, 1817 के स्टार्टिंग पॉइंट पे जो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है, और यूरोप, दोनों में ही रेलवे के निर्माण में बड़े पैमाने पर सट्टा लगा था, और जो अत्यधिक निवेश भी हुआ था। जैसे हम लोग ऐसे कितने सारे होते हैं ना क्रिकेट के मैच के ऊपर कि हाँ ये टीम जीतेगी, इसके ऊपर पैसे लगाते थे, सट्टा बोलते हैं उसको। तो अत्यधिक निवेश भी लगाया था इन लोगों ने। बैंक और जो निवेशक है, जो निवेश लगाते हैं, उन्होंने रेल कंपनी है उसको भारी मात्रा में ऋण दिया था, उधार दिया था उन लोगों को। लेकिन भले ही कितनी परियोजनाएं व्यवसाय नहीं होती, मतलब कितनी सारी हमें योजनाएं बनाने, जरूरी नहीं है कि सारी योजनाएं हमारी सफल हो। जब इन परियोजनाओं में अपेक्षित लाभ हमें नहीं मिला, तो ये जो निवेश है ये घाटे में, मतलब ये निवेश जो हमारे जो उधार थे ये सारे घाटे में चले गए, क्योंकि न्यू बिजनेस में अगर हम अच्छे से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ अच्छी सी योजनाएं बनाकर उसको प्रभावित नहीं करेंगे, तो वो घाटे में चला जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वियना स्टॉक मार्केट क्रैश। तो ये मई 1773 की बात हो रही है। तो जो ऑस्ट्रिया हंगरी में एक संपत्ति और जो रेलवे सट्टा है, इसका बुलबुला फूटने लगा था। इसने वियना स्टॉक जो एक्सचेंज है इसमें भारी गिरावट आने लगी थी, जिससे जो निवेशक है ना वो उनमें घबराहट फैल गई थी कि उनके जो उधार हैं वो रह जाएंगे, क्योंकि जो कंपनी है ये लॉस में जा रही है। और इसका जो असर है वो वैश्विक वित्तीय बाजार है उस पर पड़ने लगा। जो वैश्विक स्तर पर जो मार्केट्स होती हैं उस पर इसका असर पड़ने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंकिंग संगठन। तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसमें सबसे बड़ी जो बैंकिंग फर्म है वो AKJ कुक एंड कंपनी है। जो रेलवे जो परियोजना है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर रही थी, लेकिन जो 1873 इसमें दिवालिया हो गया था, मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा था। और इस घटना ने जो पूरे बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास को हिलाकर रख दिया था। कि कोई भी जो बैंकिंग क्षेत्र हो गया, जो निवेश करते हैं, मतलब जो इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के जो विश्वास है वो बिल्कुल टूट चुका था। कई जो अन्य बैंक है वो दिवालिया होने का कारण भी बनी थी। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा स्वर्ण मानक पर बहस और मुद्रास्फीति। तो कुछ देशों में जो विशेष रूप से जो संयुक्त राज्य है उसने अमेरिका पे युद्ध के बाद स्वर्ण मानक पर लौटने पर मुद्रास्फीति को संकोचित करने की इनके अंदर बहस चल रही थी। इन्होंने जो स्वर्ण की जो उपलब्धता है उसको भी प्रभावित किया था, और जो व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं उसको रोक दिया था। कृषि क्षेत्र में संकट क्या आए थे? जो यूरोप में जो खराब फसलें हैं, जो कृषि उत्पादों की जो कीमतों में जो गिरावट आ रही थी, उसके नुकसान की वजह से जो कार्य शक्ति है उसके अंदर भी कमी, मतलब वो भी कम कर दिया गया था। इससे जो बाजार है उसमें कमी आ रही थी। फ्रैंको जो फ्रेशिया और युद्ध का प्रभाव। तो 1870 से 1871 के जो फ्रैंको फ्रेशिया जो युद्ध है उसके बाद जो जर्मनी को जो फ्रांस से भारी युद्ध क्षतिपूर्ति मिली थी, मतलब इनसे युद्ध जर्मनी और फ्रांस से। तो इसमें जो धन का जो उपयोग है जर्मनी ने अपने उद्योग और रेल में इन सब में इन्वेस्ट कर दिया था। इससे एक जो अल्पकालिक उछाल है वो उनको सामने आया था, लेकिन इसने वित्तीय बाजारों पर अतिरिक्त दबाव भी डाला था। जो एडिशन जो मतलब मार्केट्स है ना इस पर भी दबाव डाला था। प्रभाव क्या थे इसके? तो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी देखने को मिली थी। तो औद्योगिक क्षेत्र में जब बड़े पैमाने पर कारखाने बंद हो जाएंगे, जिससे लाखों लोगों की जो नौकरियां हैं वो उनको गंवानी पड़ेंगी, उनको नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। तो ये विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन में ये जो समस्याएं हमें देखने को मिली थी। लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास रोजगार नहीं होगा। तो इससे तो बहुत ही बड़े पैमाने पर हमें बेरोजगारी की समस्या है वो हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट। तो मांग में जो भारी कमी है वो आने लगी थी। वित्तीय संकट है उसके कारण क्या होती है, औद्योगिक जो उत्पादन है उसमें गिरावट आने लगी थी, खासकर जैसे लोहा, इस्पात, ईंधन जैसे क्षेत्र हैं इन सब के अंदर। वित्तीय बाजारों में गिरावट। तो जो शेयर जो धराशायी जो हो गए थे, मतलब शेयर मार्केट बिल्कुल बंद हो गई थी, और कई बैंक दिवालिया से उनके जो स्टाफ है, जो क्रेडिट कार्ड है वो सारे सूख गए थे, दिवालिया हो गए थे। क्रेडिट जो बाजार है वो सूख गए थे। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वैश्विक व्यापार में कमी। तो आर्थिक मंदी के कारण कई देशों ने जो व्यापार पर प्रतिबंध रोक लगा दी थी उस पर। इससे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो स्लो हो गया था, बिल्कुल रुक गया था। और वैश्विक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था है उसके बहुत ही नेगेटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिले थे। सामाजिक अशांति। तो बेरोजगारी और गरीबी के कारण जो सामाजिक असंतोष है वो बढ़ने लगा था। कई देशों में जो मजदूर जो आंदोलन तेज हो गए थे, उन लोगों ने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था, और जो सरकार विरोधी जो प्रदर्शन है वो स्टार्ट हो गए थे। राजनीतिक स्थिरता। तो जो आर्थिक संगठन है उसके कारण जो कई देशों सरकारों की नीतियां उसके ऊपर सवाल उठने लगे थे, जिससे जो राजनीतिक स्थिरता है वो पैदा होने लगी थी। साम्राज्य में वृद्धि। तो यूरोप जैसे देश ने नए बाजार संसाधनों की खोज में अफ्रीका, एशिया में उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें अपने घरेलू बाजारों में कमी है ना उसका सामना करना पड़ा था। इसलिए कृषि संकट। तो कृषि जो उत्पादन है उसकी जो कीमत है उसमें गिरावट आने लगी थी, जिसके कारण जो किसान है वो कर्ज में डूबते जा रहे थे, और जो कई किसान को अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी थी। नवीन आर्थिक सुधारों की शुरुआत। तो इस मंदी ने कई देशों को अपनी आर्थिक नीति और जो बैंकिंग प्रणाली है उस पर दोबारा विचार मतलब शुरू करने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया था। इससे वो बाद में जो कुछ आर्थिक सुधार हुए थे, ये सारी जो मजबूरी देखी उसके बाद जो आर्थिक सुधार हुए थे वो हमें देखने को मिले थे।
सेकेंड है कि रूस की जो 1905 की क्रांति है उसमें क्या घटनाक्रम हुए थे उसके बारे में बात करेंगे। तो 1905 की जो क्रांति है उसमें पहली जो इसको पहली रूसी क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली रूसी क्रांति हुई थी रूस के अंदर। ज़ार निकोलस द्वितीय के निरंकुश शासन के खिलाफ एक जो व्यापक सामाजिक और राजनीतिक अशांति का दौर भी रहा था। ये क्रांति कारकों का परिणाम था जिसने ज़ार की जो निरंकुशता है, सामाजिक असमानता है और जो आर्थिक पिछड़ापन है, आर्थिक रूप से हम लोग पिछड़ रहे थे, लोग पीछे जा रहे थे, मजदूर और किसान की जो दयनीय स्थिति है, रूस और जापान युद्ध में रूस की जो हार शामिल थी, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। अब घटनाक्रम क्या आते हैं कि खूनी रविवार, तो ब्लडी संडे, तो ये बात है 22 जनवरी 1905। पुराने कैलेंडर के अनुसार ये 9 जनवरी की बात है। ये क्रांति की एक चिंगारी थी जिसने सेंट पीटर्सबर्ग में फादर गोपेन के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख मजदूर हैं इसका एक शांतिपूर्ण जुलूस जार के शीतकालीन महल की ओर जा रहा था। इसमें क्या हुआ था, उनकी जो मांगे थी ना कि बेहतर काम की स्थिति होनी चाहिए, 8 घंटे का कार्य दिवस होना, मतलब उनके जो कार्य करने की जो टाइमिंग है ना, जो आपकी टाइमिंग है वो हम 8 घंटे की ही होनी चाहिए दिन की। और जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उस पर वो जार की एक याचिका, मतलब उनकी जो मांगे थी वो यही मांगी थी कि इनकी ये मांगे सारी पूरी करो। बेहतर काम की स्थिति होनी चाहिए, 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए दिन की, और राजनीतिक स्वतंत्रता भी उनको मिलनी चाहिए। शाही जो सैनिक है उन्होंने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबार, जो वहाँ के शाही सैनिक थे उन्होंने जो जिनके पास कोई भी हथियार वगैरह नहीं थे उन पर गोलीबारी स्टार्ट कर दी थी। इसमें जो सैकड़ों लोग हैं वो मारे गए थे और कुछ तो घायल भी हो गए थे। इस घटना ने पूरे देश में जार के प्रति जनता के जो विश्वास है उसको तोड़ के रख दिया, क्योंकि गोली वगैरह चलाई गई थी। तो जो व्यापक जो विरोध है वो प्रदर्शन को उसने जन्म दे दिया था, यहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी। इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन कई लोगों को गोलियां लगने की वजह से मौत हो गई थी उनकी, और कितने लोग घायल भी हो गए थे। और ये बात संडे की है, इसलिए इसे खूनी रविवार कहते हैं। पूरे देश में हड़तालें और विरोध प्रदर्शन। तो जो खूनी रविवार की खबर इतनी तेजी से फैल गई थी, इसमें जैसे रूस में जो कारखाने हैं, रेलवे हैं, जो अन्य उद्योग हैं, वो बड़े पैमाने पर हड़तालों पर आ गए थे। किसानों में विद्रोह के अंदर शामिल हो गए थे। जमींदारों की संपत्तियां उन पर हमला किया गया था और जमीन जो है उनको जब्त करने की मांग की जा रही थी। किसानों की ये मांग हुई थी। सेना और नौसेना में भी असंतोष फैल गया था। जून 1905 में जो काला सागर बड़े के जो युद्धपोत पोटेंकिन है उस पर नाविकों ने विद्रोह कर दिया था, कि जो क्रांति का एक प्रतीक बन गया था। सेवितियों का संगठन, तो जो मजदूर हैं, जो स्व संगठित जो परिषद है, उनका गठन शुरू हो गया था। उन्होंने सोवियत, इसको इसलिए इन्हें सोवियत कहा जाता है। जो सेंट पीटर्सबर्ग है, सोवियत ऑफ वर्कर्स डिप्टी सबसे जो महत्वपूर्ण थे, जिनका उद्देश्य था कि मजदूरों की मांग को उठाना और हड़तालों को समन्वय, तो उसको एकदम मेंटेन में रख करके रखना चाहिए। ये सोवियत है ना, ये बाद में 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाने लगे थे। अक्टूबर घोषणा पत्र, तो 1905 की बात हो रही है। तो पूरे देश में बढ़ती जो अशांति है, जो व्यापक हड़तालें हैं, उन्होंने जार से निकोलस द्वितीय की समझौता करने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया था। जार ने अक्टूबर जो घोषणा पत्र है उसको जारी किया था। इससे जो कुछ नागरिक स्वतंत्रता है, भाषण है, प्रेस है और जो सभा की स्वतंत्रता है, उसको एक निर्वाचित विधायी जो निकाय है, ड्यूमा है, इसका गठन करने का उन लोगों ने वादा भी किया था। तो घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि जो ड्यूमा है उसकी सहमति के बिना कोई भी कानून को हम पास नहीं कर सकते, आगे तक नहीं ले जा सकते। ड्यूमा का गठन और उसकी क्या सीमाएं थी, जो अक्टूबर घोषणा पत्र है उसके बाद जो पहली ड्यूमा है उसका चुनाव किया गया था। जार ने ड्यूमा की जो शक्तियां हैं उसको एक लिमिटेशन में सीमित करके रख दिया था। उन्होंने बताया था कि इसे केवल एक सलाहकार निकाय और सीमित रखने का ही प्रयास किया जाएगा। जब ड्यूमा ने जार की जो नीतियां हैं उसका विरोध किया था, तो जार ने उसे बार बार भंग कर दिया था, और जो कुल 4 जो ड्यूमा 1906 से 1917 के बीच में ये इसको भंग कर दिया गया था। ये दिखाता है कि जार अभी भी जो पूर्ण शक्ति है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जिससे लोगों में असंतोष की जो भावना है वो देखने को मिली थी। क्रांति का दमन, तो जार ने जब धीरे धीरे क्रांतियों को कुचलने के लिए सेना को उपयोग किया, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करवाई थी। कई प्रदर्शनकारियों को उन्होंने साइबेरिया निर्वासित के लिए मार भी दिया गया था। तो जो रूसी सेना है वो वफादार इकाइयों ने विद्रोही को कुचलने की इन्होंने मदद भी की थी। निष्कर्ष,
1905 की जो रूसी क्रांति है, हालांकि इसने जारशाही शासन को पूरी तरह से समाप्त किया गया था, इसने रूस के राजनीतिक और सामाजिक जो परिदृश्य है उस पर एक गहरा प्रभाव डाला था। इससे पहली बार जो सीमित जो संवैधानिक सुधार है जैसे ड्यूमा का गठन, इसको मजबूर किया गया था, लेकिन जार के अनैच्छिक जो रवैये के कारण ये सुधार अर्धकाल में मतलब नहीं हो पाया था। तो इस क्रांति ने रूसी जनता, विशेषकर जो मजदूर हैं और जो किसान हैं, उनके बीच राजनीतिक जो चेतना है उसको बढ़ा दिया था। 1917 की दो क्रांतियां, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति की जो नींव रखी थी, और जो अंत जो जारशाही के पतन के कारण उनको जो बेलशेविक शासन है उसकी स्थापना के कारण ही ये बनी थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है कि यूरोप में जो पूर्वी समस्याएं वो क्या थी और इसके कारण क्या थे, और एंड में जाकर मतलब इसका परिणाम क्या निकला था। और जो उसके ऑप्शन में है कि रूस की क्रांति में लेनिन की क्या भूमिका थी, इसको हम विस्तार पूर्वक आंसर में हम पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला ऑप्शन का है वो कवर कर लेते हैं, यूरोप की पूर्वी समस्याओं के बारे में, उसके कारण क्या थे। तो इस परिचय देखते हैं कि मानव इतिहास में जो भू राजनीतिक समस्याएं थी, क्रांतिकारी जो आंदोलन थे। हाँ, तो परिचय में बताया गया है, परिचय में कि जो मानव जो इतिहास है उसके इतिहास में जो भू राजनीतिक समस्याएं हैं और जो क्रांतिकारी जो आंदोलन है, दोनों के अंदर ही बहुत ही जो बदलाव है वो हमें देखने को मिले थे। जो पूर्वी समस्याएं, इसके अंदर एक जटिल और ये ना एक दीर्घकालिक जो मुद्दा बन गया था। तो उस टाइम में जो सदियों तक यूरोप जो कूटनीति है इसने उसको प्रभावित किया था। साथ में ही जब रूस की जो क्रांति हुई थी व्लादिमीर लेनिन के द्वारा, तो इन्होंने जो 20वीं शताब्दी के इतिहास है इसको एक नई दिशा दी थी, मतलब नया रास्ता दिखाया था, जो हम इस आंसर के बीच में मतलब इस आंसर के अंदर में इसको पढ़ेंगे कि इसके क्या परिणाम थे, क्या कारण हुए थे। और फिर जो रूस की क्रांति है, लेनिन की जो केंद्रीय भूमिका है उसमें भी क्या भूमिका है उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो यूरोप में जो पूर्वी समस्या थी वो क्या थी और उसके प्रमुख कारण, उसके परिणाम क्या थे। तो यूरोप में जो पूर्वी समस्या है वो क्या थी। तो पूर्वी जो समस्या है वो 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही यूरोप की कूटनीति और जिस वहाँ की जो राजनीति है ना, वहाँ का एक जटिल एक मुद्दा बन गई थी। ये मुख्य रूप से ऑटोमन साम्राज्य के पतन, उसको खत्म होने के लिए और उसकी जो विशाल जो क्षेत्र हैं, विशेषकर जैसे बाल्कन प्रायद्वीप में शक्ति की जो खाली स्थान है उसको उत्पन्न करने के लिए वहाँ की चुनौतियों से संबंधित ये स्टार्ट हुआ था। तो क्या हुआ था कि जैसे जैसे यूरोप का बीमार आदमी, तो वहाँ पे जैसे यूरोप का जो बीमार आदमी है, द सिक मैन ऑफ द यूरोप, ये इसको कहे जाने वाले जो ऑटोमन साम्राज्य, इसकी शक्ति कमजोर होती गई थी। यूरोपीय की जो महाशक्तियां हैं उनके बीच के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर नियंत्रण या प्रभाव जैसी स्थिति है उसकी होड़ स्थापित होने में तो शुरू हो गई थी। तो इस समस्या में जो ऑटोमन साम्राज्य है वो इनके अधीन काम करने लगे। इनकी विभिन्न जो जातियां हैं, उनके धार्मिक जो समूह जैसे यूनानी, सर्व, बुल्गारी, रोमनाइन, ये इनके जो राष्ट्रवादी आंदोलन है ये शामिल हो गए थे और ये लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। इसके कारण क्या हुए थे, तो ऑटोमन जो साम्राज्य जो बिल्कुल खत्म हो रहा था, तो आंतरिक इनकी कमजोरी थी कि साम्राज्य के जो भीतर जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो रही थे, सैन्य अप्रभावकारिता हो रही थी और केंद्रीय नियंत्रण में कमी आने की वजह से ये कमजोर हो रहा था, सैन्य हारे। तो 17वीं शताब्दी के बाद से जो ऑटोमन साम्राज्य उसमें कई युद्ध हारने लगे थे वो लोग, इससे जो उनकी सैन्य शक्ति और उनकी जो प्रतिष्ठा है उस पर भारी नुकसान भी हुआ था। आर्थिक पिछड़ापन, तो जो आधुनिक जो औद्योगिक जो क्रांति का युग है उसमें जो ऑटोमन जो साम्राज्य है वो आर्थिक रूप से वो पीछे हो रहे थे, पिछड़ते जा रहे थे, जिससे जो उनकी शक्ति उनको और भी कम होती गई। दूसरा पॉइंट है कि यूरोपीय जो महाशक्ति है उसकी महत्वाकांक्षाएं। तो रूस की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो रूस वाला, जैसे रूस काला सागर, भूमध्य सागर तक के गर्म पानी के जो बंदरगाह हैं वहां तक पहुंचना चाहता था। लेकिन जो ऑटोमन साम्राज्य है उसके अधीन रहने वाले जो स्लोव लोग हैं, रूढ़िवादी जो ईसाई हैं, उनके संरक्षण होने का दावा करते थे वो लोग। और जो अखिल स्लावियन तो पैन स्लेविज्म है ना, उनके नाम पर जो बाल्कन में जो अपना प्रभाव है वो लोग अपना बढ़ाना चाहते थे। ये तो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी। तो ब्रिटेन की चिंता क्या थी, तो ब्रिटेन ने अपने जो व्यापार मार्ग है उसमें विशेषकर से भारत, स्वेज नहर यहाँ तक पहुंचने की सुरक्षा है उसको एक चिंता का विषय बना दिया था।
वो रूस को भूमध्य सागर में अत्यधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उनको रोकना चाहते थे। थर्ड पॉइंट है कि ऑस्ट्रिया हंगरी की चिंता ही क्या थी। जो ऑस्ट्रिया हंगरी है ना, वो बाल्कन में तब स्टार्टिंग में ही जो रूसी है ना, उनको विस्तार से वो मतलब उनसे जो रूस है उनसे स्टार्टिंग से वो लोग उनसे डरते थे। इसी क्षेत्र में अपने स्वयं का जो प्रभाव है वो बनाए रखना चाहते थे, लेकिन वो लोग रूस से डरते थे। वो अपने भीतर के सैलाब मतलब अपने भीतर के डर सैलाब को, राष्ट्रवाद को भी, उनके जो राष्ट्रवाद है उसको भी दबाना चाहते थे। फ्रांस और जर्मनी की क्या भूमिका थी। तो फ्रांस के जो ऑटोमन साम्राज्य है ना, उसके लेमत मतलब जो पूर्वी जो भूमध्य जो क्षेत्र होते हैं वहाँ वो इनके आर्थिक रूप से इनके हित में ही थे। बाद में जर्मनी ने इसे ड्रैगनॉच और ऑस्टिन मतलब पूर्व की ओर धक्का देकर इस नीति के तहत इस क्षेत्र में काफी ज्यादा बदलाव करने की कोशिश की थी। इसका मतलब प्रभाव बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की थी। फोर्थ पॉइंट है हमारा, बाल्कन के जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो क्या है। थर्ड पॉइंट, ऑटोमन जो शासन के तहत जो रहने वाले जो विभिन्न जाति समूह हैं, जैसे यूनानी, सर्ब और बुल्गारियन, रोमनाई, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू किए थे, मांगे की थी स्वतंत्रता के लिए। तो इन्हीं आंदोलन के अक्सर यूरोपीय शक्तियां उसके द्वारा वो गुप्त और खुले तौर पर भी समर्थन इनको लोगों को दिया जा रहा था। इससे वहाँ की जो स्थिति है वो और भी जटिल होती जा रही थी। परिणाम क्या देखने को मिले थे हमें, कई युद्ध और संघर्ष। तो जो पूर्वी समस्या है उसके कारण जो कई युद्ध होने लगे थे। इसमें क्रीमियन युद्ध जो 1853 से 1856 तक चला था, और रूस तुर्की युद्ध में जो 1877 से 1878 तक चला था, और जो बाल्कन युद्ध है वो 1912 से 1913 इस टाइम तक चला था। और ये युद्ध अक्सर जो यूरोपीय शक्तियां उसके बीच के जो सीधे या प्रत्यक्ष रूप से टकराव हो रहे थे उसका एक कारण बन रही थी। युद्धों का कारण यही बन रही थी। नए स्वतंत्र राज्य का उदय, तो जो ऑटोमन साम्राज्य है उसके पतन से कई जो नए स्वतंत्र राज्य हैं वो उभरे थे, जैसे ग्रीस, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मेंटेनेग्रो, अल्बानिया। तो इन राज्यों को अपनी सीमाओं और स्थिरता को लेकर अक्सर विवाद होते जा रहे थे इनके बीच में। महाशक्तियों के बीच तनाव में, तो ऑटोमन जो क्षेत्र है उस पर नियंत्रण और प्रभाव के लिए जो यूरोपीय महाशक्तियां हैं उनके बीच प्रतिनिधित्व के बीच तनाव बढ़ रहे थे। उनके संबंध में काफी तनाव की जो भावना है वो पैदा हो रही थी। ये तनाव अंत में तो सबसे पहले ये विश्व युद्ध के जो प्रमुख कारण है उनमें से एक बन गया था, बाल्कन का बारूद का ढेर बनना। तो इसके बारे में बात करते हैं। जो बाल्कन जो क्षेत्र है ना, राष्ट्रवादी आकांक्षाएं, उनकी जो महाशक्तियां हैं उनके बीच हस्तक्षेप के कारण की वजह से उनके जो स्थिरता है वो अत्यधिक आने लगी थी। इससे जो यूरोप का जो बारूद का जो ढेर है उससे इसलिए इसको बारूद का ढेर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोई भी छोटी सी घटना बड़े पैमाने पर संघर्ष को जन्म दे देती थी। जब छोटी सी कोई भी प्रॉब्लम आने लगती है ना, वो बड़े पैमाने पर बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है यूरोप का बारूद का ढेर है ये। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी इसी क्षेत्र से हुई थी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ऑटोमन साम्राज्य का अंतिम विघटन। तो जो पूर्वी समस्या है उसके निरंतर दबाव, वहाँ जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसकी हार के बाद जो ऑटोमन साम्राज्य है वो बिल्कुल ही खत्म होता चला गया था। इसके अवशेष पर आधुनिक जो तुर्की गणराज्य का भी गठन होने लगा था। तो रूसी क्रांति में लेनिन की क्या भूमिका थी उसको पढ़ेंगे। व्लादिमीर इलिचिन जो उलनेव, जिन्होंने लेनिन के नाम से जाना जाता है, रूस की 1917 की क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली व्यक्ति रह चुके हैं। ये बेल्शेविक की जो पार्टी के नेता भी थे, और इन्होंने जाटशाही है उनके पतन से लेकर सोवियत संघ की जो स्थापना है वो इन्होंने की थी। और रूस की जो राजनीतिक और जो सामाजिक परिवर्तन है इसमें इनकी अहम भूमिका निभाई गई है। इन्होंने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई है इसमें। लेनिन की भूमिका को विस्तार, तो जो प्रारंभिक जीवन है, जो क्रांतिकारी विचारक है, उनका विकास किस प्रकार से हुआ। तो लेनिन का जन्म 1870 में हुआ था, और उनके भाई को जार के खिलाफ एक साजिश में शामिल होने के लिए यूरोप में फांसी भी दिए जाने के बाद भी वे क्रांतिकारी विचार और इसकी ओर भी वो आकर्षित थे। इस सब इतना होने के बाद भी उन्होंने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को गहराई से मतलब उसका अच्छे से समझा, और खुद को एक मार्क्सवादी के रूप में उन्होंने स्थापित भी किया था। उन्होंने मार्क्सवाद की जो रूस मार्क्सवाद है उसको एक विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का उन्होंने प्रयास भी किया था, कोशिश भी की थी। उनका मानना था कि जो क्रांतिकारी है ना उनके लिए एक अनुशासित, पेशेवर और समर्पित जो अग्रणी रैली है मतलब वैनगार्ड जो पार्टी है उसकी आवश्यकता जरूरी है। वो एक सर्वहारा वर्ग नेतृत्व कर सकते हैं इसके थ्रू।
बाल्शेविक जो पार्टी है उसका गठन, उसके संवैधानिक कार्य क्या थे? तो 1903 में जो रूसी सोशल डेमोक्रेटिक जो लेबर पार्टी है वो दो गुट में, मतलब दो जो पार्टीज है उसमें डिवाइड हो गई थी। इनका काम क्या था? जो बेल्शेविक है ये बहुमत थी और जो मेल्शेविक है ये अल्पमत थी। जैसे हमारे जो इंडिया है वहाँ पे जो हिंदूज हैं वो अल्पसंख्यक हैं और जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं सॉरी जो हिंदूज बहुसंख्यक हैं और जो मुस्लिम ईसाई ये सब लोग हैं ये अल्पसंख्यक लोग हैं। ऐसे यहाँ पर जो बेल्शेविक है ये बहुमत में थी और जो मेल्शेविक है ये अल्पसंख्यक में थी। तो जो लेनिन ने ना बेल्शेविक जो गुट है उसका नेतृत्व किया था जो कि बहुसंख्यक में थी, जो एक केंद्रीकृत और जो अनुशासित पार्टी संगठन में ये इसका विश्वास करते थे। तो निर्वासन के दौरान जब लेनिन ने कई महत्वपूर्ण संविधान जो संवैधानिक जो कार्य हैं वो लिखे थे, से इज टू बी डन व्हाट इज टू बी डन और साम्राज्यवाद जो पूंजीवाद की जो व्यवस्था है उसको भी देखा था। और इन कार्यों ने जो बेल्शेविक जो विचारधारा है और रणनीति है उसकी एक नींव रख दी थी। 1917 की जो फरवरी की क्रांति है उसके बाद में उनकी क्या भूमिका है? तो मार्च 1917 में जो पुराने कैलेंडर है उसके अनुसार फरवरी में रूस में फरवरी जो क्रांति हुई थी जिसने जार जो निकोलस द्वितीय जो इनको सत्ता से हटा दिया गया था और उनका एक अंतिम जो सरकार है उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जो लेनिन है वो उस समय स्विट्जरलैंड में रहते थे उस टाइम। उन्होंने जो जर्मन साम्राज्य है उनके द्वारा जो उनको रूस भेजा गया था और जो रूस को युद्ध से बाहर करने की उनकी उम्मीद, वो लोग इसकी उम्मीद भी कर रहे थे। तो अप्रैल थीसिस में क्या हुआ था? जो अप्रैल 1917 में जब वो रूस में लौट गए थे तो लेनिन ने अपनी जो प्रसिद्ध जो अप्रैल थीसिस जो प्रस्तुति है ना उसको प्रस्तुत मतलब सबके सामने रखा था। इसमें उन्होंने अंतिम जो सरकार है उसके साथ किसी भी सहयोग की अस्वीकार कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया था। तत्काल जो समाजवादी है क्रांति है उसका स्टार्ट होना आरंभ हो गया था। इनके प्रमुख नारे ये थे कि सभी जो शक्ति हैं वो सोवियत को मतलब सभी शक्तियां सोवियतों को, जिसका मतलब है कि सत्ता अंतिम सरकार के बजाय मजदूरों और सैनिकों के सोवियत के हाथों में दे देनी चाहिए। शांति, भूमि और रोटी, तो ये नारे युद्ध से थक चुके थे ये सैनिक भूमिहीन किसानों भूख जो जो मजदूर हैं उनके बीच में ये अत्यधिक लोकप्रिय होने लगा था कि इन्हें शांति, भूमि और रोटी चाहिए। उन्होंने पूंजीवादी जो क्रांति है उसके चरण को छोड़कर सीधे समाजवादी जो क्रांति है उनकी वकालत करनी स्टार्ट कर दी। जुलाई के दिन और भूमिगत होना, तो जो जुलाई 1917 में जो बेल्शेविक है ना उन्होंने एक समय पहले ही विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। इससे जो अंतिम सरकार है उनको दबा दिया गया था और लेनिन का जो भूमिगत होना पड़ा था और फिनलैंड से ये भाग भी गए थे। हालांकि इस घटना ने जो बेल्शेविक है इनको कमजोर किया था, बल्कि इन्हें अपनी जो रणनीति है इसको परिष्कृत करने का इनको जो अवसर भी दिया गया था। तो कैनलोविन विद्रोह और बेल्शिकों का उदय कैसे हुआ था? तो अगस्त 1917 में जो जनरल कैनोलिन है इन्होंने अंतिम सरकार के खिलाफ एक सैन्य तख्ता पलट कर उन्होंने प्रयास किया था। अंतिम सरकार को जो बेल्शेविक इनसे मदद लेनी पड़ी थी जिन्होंने प्रोटोग्राद की जो सुरक्षा है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस घटना ने अंतिम सरकार को और भी कमजोर कर दिया था। जो बेल्शेविक हैं उनकी लोकप्रियता में भारी वृद्धि हुई थी, खासकर सेना और मजदूरों के बीच में। अक्टूबर क्रांति में क्या हुआ था? तो लेनिन ने उन्होंने महसूस किया था कि सत्ता पर कब्जा करने का समय आ गया है। उन्होंने बेल्शेविकों को तत्काल सशस्त्र विद्रोह करने के लिए उनको आगे मतलब उनको बोला गया था। भले ही जो पार्टी के भीतर कुछ भी प्रतिरोध था लेकिन उन्होंने इस चीज की उनको इजाजत दे दी थी। लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सैन्य जो क्रांतिकारी हैं उनकी समिति में पेट्रोग्राद में जो महत्वपूर्ण स्थान है जैसे रेलवे स्टेशन, टेलीग्राफ जो कार्यालय, बैंक, इन सब पे कब्जा कर लिया था इन लोगों ने। 7 नवंबर 17 का जो पुराने कैलेंडर उसके अनुसार जो 25 अक्टूबर में बेल्शेविकों ने शीतकालीन जो महल है उन पर हमला बोल दिया था और अंतिम सरकार को उखाड़कर फेंक भी दिया था। लेनिन ने सोवियत सरकार का नेतृत्व संभाला था जिसे सोवनारकोम ये सब भी कहा जाता है और ये इसके अध्यक्ष भी बन गए थे। क्रांति के बाद की भूमिका, तो सोवियत संघ का निर्माण, तो शांति और भूमि के फरमान से सत्ता में आते ही लेनिन ने शांति का फरमान जारी कर दिया गया था। इसमें जो प्रथम विश्व युद्ध से रूस की तत्काल जो वापसी है उसका आह्वान किया। तो उन्होंने भूमि का फरमान भी जारी किया था कि जिसने किसानों की भूमि के पुनर्वितरण का अधिकार दिया है।
मतलब किसानों को उनकी भूमि भी वापस कर दी जाएगी। ब्रेस्ट लिटोफेस्ट की संधि 1918 में हुई थी। तो लेनिन ने जर्मनी के साथ एक विवादास्पद जो शांति संधि है उस पर हस्ताक्षर करवाए थे। इससे रूस का जो युद्ध से बाहर निकलने के लिए बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय नुकसान हुआ है वो कंप्लीट हो। रूसी गृह युद्ध जो 1918 में स्टार्ट हुआ था 1922 तक चला। तो लेनिन ने बेल्शेविक की जो रेड आर्मी है उसको जारावादी समर्थक श्वेत सेनाएं विदेशी हस्तक्षेप करने वाली शक्तियां इनके खिलाफ गृह युद्ध में इनके जीत दिलाई थी। और इसी दौरान उन्होंने जो युद्ध साम्राज्यवाद है उसकी नीति को लागू किया था, जिसमें जो अर्थव्यवस्था है उसको केंद्रीय रूप से नियंत्रित किया था और अनिवार्य राज्य अधिग्रहण शामिल भी कर दिया गया था। नई आर्थिक नीति में क्या होता है, गृह युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्था है उसको दोबारा से जीवित करने के लिए उन्होंने लेनिन ने 1921 में एक नई आर्थिक नीति है उसको बनाया था। ये युद्ध साम्यवाद से एक स्थायी रूप से पीछे हटना था। इसमें सीमित जो निजी उद्यम है जो बाजार है उनकी अर्थव्यवस्था को अनुमति दी जाए। सोवियत संघ का गठन तो 1922 में हुआ था, लेकिन जो समाजवादी जो गणराज्य है उनके साथ इनके मुख्य जो वस्तुकार है इसने कोई सोवियत जो गणराज्य है उनको एक संघीय रूप में एकजुट करके के सामने खड़ा कर दिया गया था। विरोध का दमन तो लेनिन ने चेक का जो गुप्त पुलिस है ना उनकी स्थापना की थी और जो बेल्शेविक है उन शासन के विरोध के दमन में ये लोग काम करते थे। इससे एक दलीय जो शासन है उसकी नींव पड़ने लगी थी। निष्कर्ष तो लेनिन एक दूरदर्शी दृढ़निश्चयी और व्यवहारिक जो क्रांतिकारी है वो हुए थे, जिसने रूसी क्रांति को एक आकार दिया था। इनके नेतृत्व में संवैधानिक स्पष्टता, रणनीतिक जो कौशल है और बेल्शेविकों की सत्ता में लाने और एक नए समाजवादी राज्य की स्थापना करने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांत को भी रूसी वास्तविकता के अनुकूल मतलब उनके अकॉर्डिंगली बनाया था। एक ऐसी पार्टी का इन्होंने निर्माण किया था जो क्रांतिकारी की सफलता पूर्वक इनको अंजाम दे सके। हालांकि जो इनके शासन काल है उसमें कई भी विवादास्पद नीतियां हैं वो भी लागू होने लगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लेनिन ने 20वीं सदी में एक इतिहास पर एक जो अंतिम जो छाप है वो छोड़ दी थी और दुनिया भर में कम्युनिस्ट जो आंदोलन है उसकी ओर प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रीय जो संघ है उसकी स्थापना उसके महत्व उनके उसके ऊपर रेखांकन मतलब बातें बतानी है उनके महत्व के बारे में। और ऑप्शन में है कि प्रथम विश्व युद्ध के जो प्रमुख कारण है उसके प्रभाव है उसके परिणाम क्या थे उसके बारे में बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध ने 20वीं सदी के इतिहास पर एक छाप छोड़ दी थी, जिससे लाखों लोगों की जान चली गई थी। वैश्विक जो भू राजनीतिक परिदृश्य है उस टाइम के बीच में ये पूरी तरह से बदल गया था। इस युद्ध के डर की वजह से दुनिया में जो भविष्य के संघर्ष है उसको रोकने के लिए नई जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी आवश्यकता उसका एहसास कराना जरूरी था। इससे जो राष्ट्रीय संघ है उसका जन्म हुआ और ये उत्तर पश्चिमी जो विश्व युद्ध के कारण प्रभाव और परिणाम को हम इसमें पढ़ेंगे। राष्ट्रीय संघ की स्थापना उसके महत्व को देखिए। तो जो राष्ट्रीय संघ है उसकी स्थापना कैसे हुई थी। राष्ट्रीय संघ एक अंतर सरकारी जो गठन था इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद से की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सामूहिक सुरक्षा, निरस्त्रीकरण, जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उसके बातचीत के माध्यम से ही इसी हल है इसको सॉल्व किया जा सकता है। मतलब जो बातचीत के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। भविष्य के जो युद्ध है उसको भी हम रोक सकते हैं। स्थापना की पृष्ठभूमि तो प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1918 में मानव इतिहास में अभूतपूर्व जो विनाश है और जान माल का जो नुकसान है वो किया जा सकता था। इस भयावह अनुभव ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर सोचने पर मजबूर कर दिया गया था कि भविष्य में ऐसे संघर्ष को कैसे रोका जा सकता है। और जो अमेरिकी जो राष्ट्रपति है ना वुड्रो विल्सन, इन्होंने अपनी 14 सूत्रीय योजनाएं 14 पॉइंट्स में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की इन्होंने नींव रखी थी, जो सभी राष्ट्रों के बीच शांति और सहयोग की जो भावना है उसको बढ़ा दी। इसकी स्थापना कैसे हुई थी। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। इसके बाद जो पेरिस में जो आयोजित शांति है उसके सम्मेलन में राष्ट्रीय संघ के जो गठन है उसके ऊपर विचार किया गया था। राष्ट्रीय संघ के अनुबंधन में जो राष्ट्रीय संघ का जो गठन विस्तार की संधि है उसके भाग के रूप में किया गया था। तो इनका जो अनुबंधन है वो 28 जून 1919 में पेरिस में इसके लिए हस्ताक्षर किए गए थे और राष्ट्रीय संघ ने 10 जनवरी 1920 में औपचारिक रूप से इसके कार्य करने का जो काम है वो शुरू कर दिया था।
सदस्य क्या थे, तो शुरुआत में 42 जो सदस्य हैं वो राष्ट्र के अंदर आ रहे थे। बाद में इनकी जो संख्या है वो 58 तक पहुंच गई थी। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका जिसके राष्ट्रपति, इन्होंने इसका प्रस्ताव किया था। कभी कभी तो इसका सदस्य, कभी कोई इसका सदस्य नहीं बना था, लेकिन कोई जो अमेरिकी सीनेट है, इन्होंने इसकी सदस्यता को स्वीकार नहीं, रिजेक्ट कर दिया गया था। जर्मन और जो सोवियत संघ है, इसकी शुरुआती में शामिल नहीं हुए थे ये लोग। बाद में जब बाद में इसमें शामिल हुए, लेकिन फिर से इन लोगों ने छोड़ दिया था। तो राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे? सामूहिक सुरक्षा, तो सदस्यों के बीच किसी भी आक्रमण जो कार्य है उसके खिलाफ एक साथ मिलकर उनको काम करना है। और निरस्त्रीकरण में हथियार की जो दौड़ है उसको कम करना चाहिए और वैश्विक निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। विवाद का शांतिपूर्ण समाधान, तो अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है उनको बातचीत करके मध्यमता मतलब बीच आपस में सॉर्ट आउट करके उसको सुलझा लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो सामाजिक, आर्थिक और जो मानवीय जो मुद्दे हैं उन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसकी और बढ़ावा भी देते हैं। तो गुप्त कूटनीति का अंत, तो खुली जो कूटनीति है उसको भी उन्होंने बढ़ावा दिया था। राष्ट्र संघ का महत्व, तो राष्ट्र संघ अपनी जो सफलताएं हैं, विफलताएं, उनके बावजूद वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनके इतिहास में एक महत्वपूर्ण जो मील है वो उसका एक पत्थर बन चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का पहला प्रयास क्या था? ये विश्व शांति के बारे में बात करना चाहते थे। सहयोग के लिए बनाया गया पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बन गया था। इसने भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र के लिए एक नींव भी रखी थी। कानून के जो शासन है उसको कैसे बढ़ावा मिला था? तो इसने जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसके विवाद के प्रति शांतिपूर्ण जो समाधान है उसके महत्व पर उन्होंने जोर दिया था। अधिकारी और जो मानवतावादी जो कार्य है उसमें जो कई शरणार्थी हैं उनकी मदद करने के लिए आए थे, श्रम मानकों पर सुधार करने के लिए आए थे, गुलामी का जो मुकाबला करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने में जैसे कई जो मानवतावादी जो कार्य है उन्होंने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। कूटनीतिक मंच पे क्या हुआ था कि इसने सदस्यों में जो राष्ट्रों की जो बातचीत है, परामर्श है, उसको एक मंच के द्वारा प्रदान किया था, भले ही वे हमेशा संघर्ष को रोकने में सफल न रहे हों। सामूहिक सुरक्षा का विचार, तो इसने सामूहिक जो सुरक्षा है उसके विचार को लोकप्रिय बना दिया गया था। इसके तहत एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। इसके अंदर भविष्य के सीख, तो इसकी जो विफलताएं हैं विशेषकर जो उसे बड़े राज्यों की आक्रामकता उसको रोकने के लिए भविष्य के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसको मजबूत किया जाएगा, उनको प्रभावी रूप से मजबूत बनाया जाएगा। और द्वितीय जो विश्व युद्ध है उसके बाद संयुक्त राष्ट्र का गठन राष्ट्र संघ की जो कमियों को दूर करने के लिए भी किया जाएगा। विफलता और इनके विघटन क्या थे? तो राष्ट्र संघ ये अपनी जो कुछ प्रमुख विफलता है उनके कारण सफल नहीं हो पाया था, इसकी वजह से ये सारे पॉइंट शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अनुपस्थिति, आक्रामक जो राज्य है जैसे जापान, इटली, जर्मनी, इन सबको रोकने में असमर्थ थे, ये लोग कमजोर थे और अपने स्वयं के सैन्य बल का अभाव, खुद का स्वयं का बल बहुत ही कमजोर हो गया था। सभी राष्ट्रों की सहमति की आवश्यकताओं के कारण ही इन्होंने निर्णय लेने में भी देरी कर दी थी। तो इनकी जो कमजोरियां हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध को फैलने के साथ बिल्कुल स्पष्ट होती हैं और 1946 में जो औपचारिक रूप से इनको भंग कर दिया गया था, इससे संयुक्त राष्ट्र है उसका मार्गदर्शक प्रस्तुत शुरू हो गया था। और इसके बावजूद जो राष्ट्रीय संघ है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है, शांति है, उसको एक महत्वपूर्ण मॉडल का रूप दिया था और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के लिए मूल्यवान जो अनुभव है उसको भी प्रदान किया था। हाँ, तो इसका हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। तो हमारा ऑप्शन में एक आंसर था, प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, प्रभाव क्या थे और इसके परिणाम क्या थे। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 से 1918 के बीच में चला था। ये एक वैश्विक में एक इतिहास का एक नया अध्याय इसने खोल दिया था, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध पर इसको खोल दिया था, जिसने राजनीतिक मानचित्र, सामाजिक संरचनाएं और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनको मौलिक रूप से बदल के रख दिया था। और प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध में जो कई जटिलताएं, रणनीतिक जो कारण थे, जैसे मेन का कारण था सैन्यवाद, गठबंधन, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद के रूप में ये सब देखने को मिला था। साथ में एक तत्कालिक जो ट्रिगर था वो भी था इनके साथ। सैन्यवाद की बात करें तो मिलिट्रिज्म, तो 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोपीय जो देश है
उसमें सैन्य की शक्ति के निर्माण की वजह से उनकी तीव्र जो मतलब बहुत तेज चल रही थी दौड़, तो देश ने अपनी सेनाएं, अपनी नौसेनाओं, उनको बड़े पैमाने पर विस्तार करना स्टार्ट कर दिया था। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच नौसैनिक हथियारों की दौड़ विशेष रूप से बहुत तेजी से चल रही थी। तो कई देशों में सेना का जो राजनीतिक प्रभाव है वो बढ़ गया था और युद्धों की जो योजना है वो पहले से उनकी तैयार थी। इससे संघर्ष की संभावना और भी बढ़ती चली गई। गठबंधन प्रणाली में, अलायंस में, तो यूरोप में जो दो प्रमुख जो प्रतिस्पर्धी जो गठबंधन प्रणाली है वो विकसित होने लगी थी। त्रिगुट संधि में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली जो बाद में तटस्थ हो गए थे साइड, और फिर ये बाद में जो मित्र राष्ट्र में शामिल हो गए थे। त्रिगुट सौदे में तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इन गठबंधनों का अर्थ ये मतलब यही था कि एक छोटे से जो स्थानीय संघर्ष है उसमें भी बड़ी शक्तियां शामिल हो सकती थी, इससे वह एक बड़े पैमाने पर युद्ध में बदल जाता है। इनका ये मतलब था बताने का। साम्राज्यवाद, तो यूरोप की जो शक्तियां हैं उसके बीच उपनिषेधवाद और जो संसाधन है उस पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने तेजी से अपनी जो भूमिका है वो निभाई थी। और अफ्रीका और जो एशिया में विस्तार विस्तार से ना अक्सर इन शक्तियों के बीच में तनाव पैदा कर रही थी। फोर्थ पॉइंट है कि जर्मनी जो उपनिवेशीकरण की जो दौड़ है उसमें देर से शामिल हुआ था, लेकिन जो स्थापित जो औपनिवेशिक शक्तियां जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इनके प्रति इसके मन में ईर्ष्या, शत्रुता ये सब रखते थे। राष्ट्रवाद, तो पूरे यूरोप में जो तेजी से जो राष्ट्रवाद की भावना है वो फैल रही थी। लोग अपने राष्ट्र की श्रेष्ठता में विश्वास करने लगे थे, अन्य राष्ट्र के प्रति अविश्वास, शत्रुता रखने लगे थे। बाल्कन राष्ट्रवाद में क्या होता है कि जो ऑटोमन साम्राज्यवाद है वो खत्म हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया था, बाल्कन जो विभिन्न जो जातियां हैं समूह जैसे सर्ब, बुल्गारियाई, यूनानी में स्वतंत्रता और अपने स्वयं के राज्य के निर्माण की इनके अंदर इच्छा जाग गई थी। जैसे सर्बिया का जो ग्रेटर सर्बिया होना चाहिए, यूनानी का इनका लक्ष्य जाग गया था। ऑस्ट्रिया हंगरी के हितों के साथ ये लोग टकराना चाहते थे क्योंकि उसके पास अपने राज्य में सबसे बड़ी संख्या में स्लाव लोग रहते थे। फ्रांस में जो एल्सेस फ्लोरेन है उनको जर्मनी से वापस लाने की जो तीव्र इच्छा थी, जो 1870 से 1871 के फ्रैंको प्रेशिया युद्ध में जर्मनी को मिल गई थी। तत्कालीन कारण क्या थे, तो 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के जो आर्कड्यूक जो फ्रांस फेडिनिस थे उनकी जो पत्नी की सैट जो बिसोनिया ने गैब्रिएल फ्रांशिप नामक एक सर्बियाई राष्ट्रवादी इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस हत्या के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया था और उन्होंने एक कड़ा अल्टीमेटम भी दिया था उनको कि सर्बिया ने अल्टीमेटम की कुछ शर्तों को स्वीकार किया था, लेकिन सभी शर्तों को उन्होंने नहीं माना था। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी और इसके बाद गठबंधन प्रणाली के कारण ही एक के बाद एक यूरोपीय शक्तियां युद्ध में कूदने लगी थी। तो रूस ने सर्बिया का समर्थन किया था और अपनी सेना भी जुटाई थी। जर्मनी ने रूस और फ्रांस दोनों पर ही युद्ध की घोषणा कर दी थी। उसके बाद बात करेंगे, जर्मनी ने तटस्थ जो बेल्जियम है उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिससे ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव और परिणाम क्या थे, तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव ये थे देखने को मिले थे कि मानवीय लागत, तो ये इतिहास के सबसे घातक संघर्ष में से एक था। इसने अनुमानित 1.5 से 2 करोड़ जो लोग हैं उसके अंदर मर गए थे। सैनिक और नागरिक दोनों ही इसमें मिक्सअप थे। लाखों लोग घायल हुए थे, काफी लोग विकलांग भी हो गए थे। जनसंख्या की संरचनाओं में बदलाव आने लगा था, खासकर पुरुषों की जो युवा पीढ़ी है उसमें भारी कमी आने लगी थी। राजनीतिक परिवर्तन क्या हुए थे, तो साम्राज्य उनका परिवर्तन होने लगा, तो पतन होने लगा था। जो रूसी साम्राज्य, जारशाही, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य और जर्मन साम्राज्य का भी खत्म, मतलब बिल्कुल खत्म होने लगा था। ये सब नए राष्ट्र राज्य को होते, तो पोलैंड, यूगोस्लाविया, फिनलैंड, ऑस्ट्रेनिया, लिथुआनिया जैसे जो नए देश है इनका अस्तित्व सामने आने लगा था। नए राष्ट्रों का निर्माण होने लगा था। कम्युनिस्ट क्रांति, तो रूस में 1917 की जो बाल्शेविक जो क्रांति है वो स्टार्ट होने लगी थी। से दुनिया के पहले जो समाजवादी राज्य है उनकी स्थापना स्टार्ट हो गई थी और वैश्विक राजनीति में एक नया ध्रुव बन गया था, नया साम्राज्य बन गया था। तानाशाही का उदय किस प्रकार से हुआ, तो तानाशाही युद्ध के बाद की जो आर्थिक और जो सामाजिक स्थिरता है
उसमें इटली, फांसी हुआ जो मोसोलिनो, और जर्मनी में जो नाजीवाद है, हिटलर जैसी जो तानाशाही और सरकार के उदय में इन लोगों का योगदान दिया गया था, और इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का भी ये कारण बन गया था। आर्थिक प्रभाव क्या थे? तो व्यापक जो विनाश है, यूरोप के बड़े जो हिस्से का जो फ्रांस, बेल्जियम में युद्धों, कृषि, भूमि, बुनियादी ढांचे हैं, वो सारे नष्ट हो गए थे, खत्म हो गए थे। भारी कर्ज, तो मित्र राष्ट्र के युद्ध के वित्त पोषण के लिए सतत जो राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसने भारी कर्ज ले लिया पड़ा, जिसकी वजह से अमेरिका एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा था। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, तो युद्ध के बाद की जो आर्थिक समस्या है, उसमें जो उच्च दो मुद्रास्फीति और बड़े पैमाने पर जो लोगों को बेरोजगारी है, वो देखने को मिली थी। वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदलाव, तो यूरोप की जो आर्थिक शक्ति है उसमें गिरावट आई थी, जबकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और जापान जैसे देश हैं, उनको जो आर्थिक संकट है उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया था। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव में महिलाओं की भूमिका देखने को मिली थी। पुरुषों के युद्ध में जाने के कारण महिलाओं ने कारखाने, नए क्षेत्र में काम करना स्टार्ट कर दिया, और उनके जो सामाजिक और जो राजनीतिक अधिकार हैं वो भी हमें देखने को लिए मिले थे, आंदोलन की गति से मिले थे। सामाजिक असंतोष में, युद्ध के बाद की जो निराशा है, असमानता है, समाज ने इस राजनीतिक असंतोष को भी बढ़ावा दिया था। कला साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ा था कि युद्ध ने केवल कलाकार, लेखक, विचारक, इन सभी गहराइयों को भी प्रभावित किया था, जैसे युद्ध विरोधी और यथार्थवादी जो कलाएं और उसके साहित्य को भी जन्म दिया था। विश्वास का संगठन, तो युद्ध की भयावहता ने पारंपरिक जो मूल्य है, धर्म, विश्वास है, प्रगति है, उसका विश्वास हिलाकर रख दिया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्रीय संघ की स्थापना, तो भविष्य के संघर्ष को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन या राष्ट्रीय संघ, इसकी स्थापना की गई थी। वर्साय की संधि में जर्मन पे जो कठोर शर्तें हैं वो लगाई गई थी, इसने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ा दिया था, और द्वितीय जो विश्व युद्ध है उसका ये कारण भी बन गई थी। शीत युद्ध की नींव, तो बेल्शेविक जो क्रांति और पश्चिमी जो शक्तियां उसके बीच में अविश्वास आया था, इसलिए भविष्य में इस पर शीत युद्ध की नींव रख दी गई थी। निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। प्रथम विश्व युद्ध एक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें दुनिया को हमेशा उसको बदल के रख दिया था। इसके कारण से जो सैन्यवाद, जटिल गठबंधन है, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, प्रबल जो राष्ट्रवाद है, वो भी इसके अंदर शामिल थे। इसका परिणाम ये था कि विनाशकारी जो वैश्विक संघर्ष उसके रूप में सामने आए, और युद्ध के बाद जो राजनीतिक मानचित्र है वो बिल्कुल बदल के रह गया था। साम्राज्यवाद का अंत होने लगा था, नए राज्य का उदय होने लगा था। आर्थिक तबाही और सामाजिक अशांति ने से नई विचारधाराएं नेताओं को जन्म दिया था। युद्ध की भय के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय संघ है, इनकी स्थापना भी कर दी गई थी। इसका उद्देश्य था कि भविष्य के संघर्ष को रोकना। हालांकि जब राष्ट्रीय संघ अपने ही अंतिम लक्ष्य में सफल नहीं हो सका, तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सामाजिक सुरक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण मिसाल भी कायम की थी। इसने अपने संयुक्त राष्ट्र जैसे अधिक जो प्रभावशाली संगठन है उसको नया मार्ग भी दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाजीवाद क्या है और नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है, और नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। और इस ऑप्शन में है कि महान जो आर्थिक मंदी है 1929 में, वो क्या थी। महामंदी के कारण और प्रभाव के बारे में बताइए। तो 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ही जो विश्व ने दो अभूतपूर्व जो घटनाएं उनका अनुभव किया था, उसमें एक आर्थिक संकट पूंजीवादी दुनिया को भी हल किया था, और एक चरमपंथी जो विचारधारा है जिसे यूरोप के युद्ध में विनाश की ओर धकेल दिया था। तो ये घटना 1929 की महान आर्थिक मंदी और नाजीवाद के उदय के बारे में बताती है। ये दोनों ही आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मंदी ने नाजीवाद के उदय के लिए एक जमीन तैयार की थी, और ये उत्तर पहले नाजीवाद की अवधारणा, उसके सिद्धांत, उसके उदय के बारे में बताएंगे, फिर बात करेंगे 1929 की जो महान आर्थिक मंदी है उसके क्या कारण प्रभाव रहे थे। नाजीवाद क्या है, नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत और उसके उदय के कारण। तो नाजीवाद एक ऐसी चरमपंथी फासीवाद, नस्लीवाद और अयहूदियों की विचारधारा है जिसका उदय जर्मन में हुआ था, प्रथम विश्व के बाद हुआ था। इसका नेतृत्व होल्डोफ हिटलर, इसकी नस्ल सोशलिस्ट जर्मन जो वर्कर्स पार्टी है उसने किया था। ये विचारधारा 1933 से 45 तक जर्मनी सत्ता में रही थी, और द्वितीय जो विश्व युद्ध है हॉलोकॉस्ट अयहूदियों का नरसंहार करने के लिए जिम्मेदार थी। नाजीवाद एक प्रकार की आध्यात्मिकवाद शासन था जो राज्य पर पूर्ण नियंत्रण करना चाहते थे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसको खत्म करना चाहते थे, और सैन्यवादी जो विस्तारवाद है उसमें विश्वास रखवाना चाहते थे वो लोग। नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या थे। तो नाजीवाद के जो सिद्धांत हैं वो मुख्य रूप से हिटलर की जो पुस्तक है मीन कैफ और पार्टी के जो प्रचार है उसके अंदर में शामिल थे। तो नस्लीय शुद्धता और जो आर्य की श्रेष्ठता है
ये नाजीवाद का जो केंद्रीय सिद्धांत है, ये लोग मानते थे कि जर्मन के लोग आर्य नस्ल से ही संबंधित है, वो अन्य सभी नस्लों से श्रेष्ठ मानते थे उन लोगों को। वे शुद्ध जर्मन रक्त को बनाए रखने के लिए अन्य जो नस्ल है, विशेषकर यहूदी, रोमा, जिप्सी, सलाव, जो अन्य जो अवर जो माने जाने वाले समूह है, उनको खत्म करने में वो अपना विश्वास रखते थे और यहूदियों को सभी बुराइयों का मैल और जर्मन समाज के लिए खतरा माना जाता था। यहूदी विचारधारा विरोध। तो जो यहूदी विरोध है वो एक नाजीवाद का एक प्रमुख हिस्सा बन गए थे। यहूदियों को जर्मन समाज के दुश्मन के रूप में देखा जा रहा था और आर्थिक संगठन और प्रथम विश्व युद्ध के हार में सभी जो सामाजिक बुराइयां उसका आरोप भी इन्हीं के ऊपर लगाया गया था। इसके अंत में जो हॉलोकॉस्ट है इसको भी इन्होंने जन्म दिया था। फ्रेंडशिप नेता सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ था कि एक अकेला सर्वशक्तिमान जो नेता फुर्र जो राष्ट्रवाद का एक सर्वोच्च जो अधिकारी है वो बनेगा एकमात्र, जिसके पास असीमित जो अधिकार हैं वो होंगे। होल्ड हिटलर को इस फुरर के रूप में ही देखा जाता है, जिसकी आज्ञा का आंख बंद करके हमें पालन करना ही पड़ेगा। व्यक्तिगत जो इच्छा है वो नेता की इच्छा के अधीन ही काम करती है। लेब्रेन रहने का स्थान। तो जो नाजी हैं वो मानते थे कि जर्मन के लोग रहने और बढ़ने के लिए पढ़ने के लिए अधिक जीवन स्थान की इनको आवश्यकता है। इनका अर्थ है कि पूर्वी यूरोप है, विशेषकर सोवियत संघ इस पर विस्तार करना चाहिए। वहाँ के सैलाब निवासी उनको हटाकर गुलाम बनाना चाहिए और जर्मन जो उपनिषेध है उनका निर्माण करना चाहिए वहाँ पर। द्वितीय विश्व युद्ध का ये भी एक प्रमुख कारण बन चुकी थी। साम्यवाद का विरोध। तो जो नाजी साम्यवाद है उनको अपनी विचारधाराओं को ये लोग अपना कट्टर दुश्मन मानने लगे थे। वे साम्यवाद को बताते थे कि यहूदी षड्यंत्र है वो जो षड्यंत्र मतलब यहूदी जो है वो षड्यंत्र के खिलाफ एक हिस्सा मानते थे उनको, ये षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे खिलाफ। और रूस में जो बेल्शेविक शासन है उसको भी खत्म करना चाहते थे लोग। विसारे की संधि का खंडन। किस प्रकार से इसको खत्म किया गया। तो जो नाजी विसारे की संधि है उसको अन्यायपूर्ण हुक्म मानते थे। इसमें जर्मनी को उन्होंने अपमानित किया था, उनकी आर्थिक और सैन्य शक्ति को भी कमजोर किया था। वे इस संधि की जो शर्तें हैं उसको रद्द करना खत्म करना चाहते थे और इससे सैन्य जो प्रतिबंध है उसमें युद्ध की क्षतिपूर्ण भी शामिल थी। अधिनायकवादी राज्य और एक दलीय शासन। तो इसमें नाजीवाद और एक ऐसे राज्य में विश्वास करते थे कि यहाँ सरकार का जो पूर्ण नियंत्रण है वो उनके पास होता है। कोई भी विपक्षी दल या व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए और नाजी जो पार्टी है वो एकमात्र ही राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। सैन्यवाद और शक्ति प्रदर्शन। तो जो सैन्य शक्ति है उसका अत्यधिक जो महिमा दंडन है वो किया गया था। वो नाजीवाद मानते थे कि शक्ति और बल के माध्यम से ही जर्मनी अपनी खोई हुई गरिमा उसको दोबारा प्राप्त कर सकता है और जो विश्व शक्ति है उसको दोबारा से बना सकता है। नाजीवाद उदय के क्या कारण थे। तो नाजीवाद का जो उदय है वो कई जटिल कारकों की वजह से हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की विशेष परिस्थितियां और उसकी जो वैश्विक आर्थिक मंदी है उसके कारण से हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की हार और विसारे की संधि में जो जर्मन है वहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था उनको। उस पर जो कठोर विसारे की संधि है वो थोपी गई थी। इस संधि ने जर्मनी पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति क्षेत्र है उसमें नुकसान किया था, सैन्य प्रतिबंध लगवा दिया था और युद्ध अपराध खंड को भी इन्होंने बढ़ावा दे दिया था। इससे जर्मनी का जो अपमानित है वो उसको महसूस कराया गया था। जर्मन जो नेता है उस संधि के खिलाफ गहरा रोष मतलब आक्रोश दिखाते हैं इसे वो रद्द करना भी चाहते थे। विमर गणराज्य की कमजोरी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित जो विमर जो गणराज्य है वो उसको कमजोर अलोकप्रियता। इससे नवंबर अपराधी ये भी कहा जाता है जिन्होंने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर भी किए थे। ये स्थिर है अक्सर गठबंधन सरकारें हैं उसका सामना करना पड़ता था और ये राजनीतिक हिंसा जैसे कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी जो विद्रोह है ना उनसे ये लोग सब लोग जूझ रहे थे, उनका सामना कर रहे थे और लोग हैं वो एक मजबूत नेतृत्व बनाना चाहते थे। अति मुद्रास्फीति और आर्थिक संगठन। तो 1923 में जर्मनी ने अत्यधिक जो अति मुद्रास्फीति का अनुभव किया था। इससे लाखों लोगों की बचत की जो उनकी बचत है वो खत्म हो गई थी। इससे जीवन है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ जा रहा था। यद्यपि जो 1920 के दशक के जो मध्य में थोड़ी सी स्थिरता आ गई थी, रुकावट आ गई थी, लेकिन ये संकट दोनों के ही दिमाग में ही ताजा था। 1929 की जो महान जो आर्थिक मंदी है तो 1929 जो वैश्विक जो आर्थिक मंदी है उसने जर्मनी को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। अमेरिका से ऋण बंद होने से जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल खत्म हो गई थी। इससे जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है वो लोगों को देखने को मिली थी
और गरीबी भी फैल गई थी इस टाइम में। और इस आर्थिक संगठन ने लोगों के जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था में जो विश्वास है वो खो दिया था, और उन्हें चरमपंथी समाधान है, जो सॉल्यूशन है, उसकी ओर धकेला था। निजी पार्टी ने लोगों की जो हत्याचार है उसका भी फायदा उठाया था। यहूदी विरोध है सामाजिक असंतोष। तो जर्मनी में जो पहले से यहूदी जो विरोध है उनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी थी। नाजी पार्टी ने यहूदियों को नहीं, जो यहूदियों की जो उसको बलि का बकरा बना दिया था ना। उन्होंने जर्मन की जो समस्या है उसके लिए उनको दोषी ठहरा दिया गया था। इसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा आ गया, तो वो उनके खिलाफ जो मोड़ने पर उनके सफल रहे थे। तो इन सब कारणों की वजह से लोगों के अंदर आक्रोश की भावना भी आ रही थी। तो उन्होंने युद्ध के जो बेरोजगार हैं उनके साथ जो रोजगार है वो छीन लिया गया था। तो वो लोग बेरोजगार हो रहे थे। किसान जैसे वो विभिन्न सामाजिक और समूहों के साथ असंतोष को भी दिखाया गया था। तो हेल्डोफ जो हिटलर है उसकी करिश्माई जो नेतृत्व है उसकी विचारधाराएं क्या थी। तो हिटलर एक शक्तिशाली व्यक्ति था उस टाइम में, जिसने लोगों की जो भावना है उसको बनाया था। जिसने जर्मनी की जो खोई हुई महिमा है उसको वापस लेकर आई थी बेरोजगारी खत्म करने पर, और इस सारे के संधि के बदला लेने का उन्होंने वादा भी किया था। तो निजी जो पार्टी है उसका प्रचार अत्यधिक प्रभावी था। इसने सरल नारे, बड़े पैमाने पर रैलियां और जो प्रतीक है उनको उपयोग करके जनता को अपनी ओर आकर्षित भी किया था। कम्युनिस्टों का डर। तो कम्युनिस्टों के डर में क्या था, तो धनी वर्ग के जो मध्यम वर्ग के जो रूढ़िवादी लोग हैं जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी रूस की जो बढ़ते डर के कारण नाजीवाद और आकर्षित जो नाजी हैं वो खुद को साम्यवाद के खिलाफ एक मजबूत बचाव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सांस्कृतिक इनकी निराशा की प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी जर्मनी में एक सामान्य सांस्कृतिक निराशा और निराशावाद, नाजीवाद ने लोगों को उद्देश्य और गौरव की जो भावना है उसको प्रदान किया था। इन सभी कारणों की वजह से संयोजन ने नाजीवाद के जर्मनी में सत्ता आने और इतिहास में एक विनाशकारी जो अध्याय है उसको लिखने के लिए अनुकूल वातावरण भी दे दिया था उनको। सेकेंड आंसर हमारा कि महान आर्थिक मंदी क्या थी और इसके कारण उसके प्रभाव के बारे में बताइए। तो महान आर्थिक मंदी थी, इन्होंने 20वीं शताब्दी की सबसे गंभीर लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक मंदी थी। इसमें गिरावट आई थी लगभग इसमें एक दशक तक दुनिया भर के जो पूंजीवादी देश है उसको प्रभावित किया था। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में शेयर बाजार के ब्लैक मंगलवार 29 अक्टूबर 1929 के साथ शुरू हुई थी। 1930 के दशक के अंत में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तक चली थी। इसने औद्योगिक उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भी भारी गिरावट लेकर आई थी। महामंदी के प्रमुख कारण क्या थे, तो शेयर बाजार का टहलना। तो 1920 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्टॉक मार्केट में एक सट्टा जो बनवाया गया था। लोग अत्यधिक कीमतों पर स्टॉक खरीद कर रख रहे थे, और लेकिन अक्सर उनके उधार के पैसों से ले लेते, ये मानकर ये कीमतें हमेशा बढ़ेंगी। 24 अक्टूबर 1929 में ब्लैक थर्सडे में 29 अक्टूबर 1929 में ब्लैक मंगलवार। तो इनको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने भारी जो गिरावट इसके अंदर लेकर आई थी। इससे जो निवेशक है ना उनको अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था, और इस क्रैश ने व्यापक जो वित्तीय जो घबराहट है और विश्वास है उसको भी एक संकट में जन्म दे दिया था। बैंकों का टहलना और ऋणों का संकोचन। तो जो शेयर बाजार है क्रैश के बाद जो लोग हैं वो बैंकों से उनका विश्वास हुआ था, वो बातें टालने लगे थे, और उन्होंने अपने पैसे निकालना भी शुरू कर दिया था बैंक रन। बैंकों के पास जो पर्याप्त नकदी है वो उनके पास खत्म हो चुकी थी, और वे विफल होने लगे थे। तो हजार जो बैंक है उनका दिवालिया था वो खत्म होते जा रहे थे। बैंकों के विफल होने से ही जो ऋण की जो उपलब्धता है वो उसके अंदर भी काफी गिरावट आई थी। व्यवसायों के लिए निवेश करना और उपभोक्ताओं के लिए खर्च करना मुश्किल हो रहा था उस टाइम में। कृषि क्षेत्र में संकट क्या आ रहे थे, तो 1920 के दशक में अमेरिकी क्षेत्र जो कृषि क्षेत्र है उसमें संकट आने लगा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो उच्च मांग और जो कीमत उनकी बढ़ने लगी थी, किसानों ने इसको उत्पादन भी बढ़ाया था, लेकिन युद्ध के बाद से ये मांग और कीमतें गिरती चली गई थी। किसान कर्ज में डूबते चले गए थे, उनकी आय कम हो गई थी, और उनकी जो क्रय है वो शक्ति भी कम हो गई थी, और सामरिक जो मांग है वो इससे भी प्रभावित हो रही थी। अति उत्पादन और अल्प उपभोग। तो 1920 के दशक में कारखानों ने वस्तुओं का जो बड़े पैमाने पर उत्पादन किया था, लेकिन जो मजदूरी है उसमें भी उतनी ही वृद्धि नहीं हुई थी। लेकिन जो उत्पादन है उसमें वस्तुओं के ढेर वो लगा दिए गए थे, क्योंकि इन लोगों के पास खरीदने के लिए कोई पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। तो मांग में कमी के कारण व्यवसायों का जो उत्पादन है वो कम हो गया था। कर्मचारियों की छटनी करने के लिए मजदूर लाना पड़ता था,
से बेरोजगारी और जो आर्थिक जो गिरावट है वो बढ़ने लगी थी। आय असमानता, तो 1920 के दशक में धन और जो आय की समानता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ लोग जो अमीर लोगों के साथ ही कुछ अमीर लोगों के हाथों में ये केंद्रित था, जबकि कुछ अधिकांश आबादी के पास खर्च करने के लिए पैसे कम थे और ये अल्प उपभोग का एक कारण भी बन रही थी। तो टैरिफ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट कैसे आई थी? तो 1930 में जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उसने स्मॉल सॉलिड टैरिफ अधिनियम इसको स्टार्ट किया था। इसने आयोजित जो वस्तु है उस पर भारी शुल्क लगवाया था। इसका उद्देश्य था कि अमेरिकी जो उद्योग है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन इसने जवाबी टैरिफ को जन्म दिया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसको बुरी तरह से प्रभावित किया था। इससे कुछ जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको भी कमजोर कर दिया गया था। स्वर्ण मानक की भूमिका, तो उस समय जो कई जो स्वर्ण मानक थे वो उनका पालन करते थे। इनका अर्थ था कि जो उनकी मुद्रा है वो मूल्य मूल्य सोने से जुड़ा हुआ था, जबकि अर्थव्यवस्था वो मंदी से आई थी। तो दोनों दोनों के लिए ही अपनी जो मुद्रा है उस आपूर्ति है उसका विस्तार करना बहुत मुश्किल है। अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाले उसको प्रोत्साहन करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो सोने के भंडार से बंधे हुए थे। महामंदी के प्रभाव क्या थे? तो बड़े पैमाने पर जो है ना बेरोजगारी देखने को मिली थी। लाखों जो लोग अपनी उन्होंने नौकरी खो दी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेरोजगारी जो दर है 25% तक पहुंच गई थी, जबकि जर्मनी जैसे कुछ देशों में ये और भी अधिक थी। तो बेरोजगारी के कारण गरीबी, भूख और बेघरता भी बढ़ती गई। पैसे नहीं होंगे, हम हमारे पास घर नहीं होगा तो हम कहाँ पर रहेंगे, तो ये बेघरता भी मिल गई थी, घर नहीं था उनके पास। व्यापार और उद्योग का पतन, तो जो कारखाने हैं वो बंद होने लगे थे, उत्पादन में गिरावट आने लगी थी और जो व्यावसायिक जो व्यापार है वो लगभग से ठप हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था। कई जो व्यवसाय और जो उद्योग के जो भारी नुकसान हो रहा था वो दिवालिया हो गई थी। गरीबी और सामाजिक संकट, तो जो लाखों व्यापार है उनको बेघर होना पड़ा था और जो हुर विलेज जो नामक जो अस्थायी जो बस्तियां उसमें रहने के लिए वो मजबूर हो गए थे। पोषण की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं, बच्चों के लिए शिक्षा की कमी वो भी आम हो गई थी। आत्महत्या दर है उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हो रही थी। राजनीतिक परिवर्तन, तो सरकार की जो भूमिका है, लोगों ने सरकार को हस्तक्षेप करने, संकट को हल करने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के न्यू डील जैसे कार्यक्रम को जन्म दिया था। इसने सरकार की भूमिका में भी भारी वृद्धि लेकर आई थी। चरमपंथी विचारधारा का उदय, तो जो आर्थिक जो हताशा इन्होंने जर्मनी में राजीवाद और इटली में फांसीवाद जैसी विचार जो चरमपंथी विचारधारा है उसके उदय को जन्म दिया था। इन विचारधाराओं ने मजबूत नेतृत्व तैयारित करके समाधान का वादा भी किया था। वैश्विक स्थिरता, तो मंदी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसकी ओर तनावपूर्ण भी बना दिया था, जिससे कुछ देशों में आक्रामक जो विस्तारवादी जो नीतियां हैं वो अपनाई गई थी, जैसे जापान का मंचूरिया पर हमला और जर्मनी का विस्तारवादी पे हमला, ये सब देखने को मिला था। कृषि क्षेत्र पर प्रभाव, तो जो कृषि जो उत्पादक है उनकी कीमतें गिरने लगी थी। इससे किसानों में भारी नुकसान आने लगा था। संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें डस्ट बाउल जैसी जो पर्यावरण जो आपदा है वो भी कृषि के संकट में इसको बढ़ावा मिलने लगा था। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, तो मंदी ने लोगों के जो विश्वास है उसको हिलाकर रख दिया था। भविष्य के बारे में चिंताएं पैदा होने लगी थी। खोई हुई जो पीढ़ी है उसकी भावना कि वो लोग कैसे किस प्रकार से विकास करेंगे उसकी भावना परेशान कर रही थी। निष्कर्ष, तो महान जो आर्थिक मंदी है वो एक बहुआयामी संगठन है। तो सट्टा बाजार, कमजोर बैंक प्रणाली, असमानताओं के कारण गलत व्यापारियों के साथ संयोजन करके काम करके इसके विनाशकारी जो प्रभाव है वो केवल अर्थव्यवस्था को तबाह कर देता है, बल्कि जो लाखों लोग हैं उनके जीवन को भी बर्बाद कर देता है। राजनीतिक जो परिदृश्य मतलब उस देखने तरीके उसको बदल के रख दिया था और जो चरमपंथी विचारधारा है उसके उदय में इन्होंने योगदान दिया था। अंत में जो द्वितीय विश्व युद्ध उसका मार्ग दिखने लगा था। सरकारों के जो आर्थिक नीतियां उसमें जो भूमिका निभाने और भविष्य के जो संगठन उसको रोकने के लिए नए नियम बनाए गए थे, प्रेरित किया था, जैसे कि न्यू डील, वित्तीय विनियम, नाजीवाद और जो नोटबंदी तो महामंदी है, दोनों ने 20वीं सदी के सबसे पहले अध्यायों में से उनका प्रभाव आज भी वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर आप लोग को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पेन के गृह युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। स्पेन के गृह युद्ध में सामूहिक हिंसा, स्पेन के गृह युद्ध के परिणाम, उसके महत्व के बारे में बात करेंगे।
और उसके ऑप्शन में है मुसलिनों की गृह नीति और विदेश नीति के बारे में बात करेंगे। परिचय देख लेते हैं कि जो 20वीं शताब्दी है उसके स्टार्टिंग में ही यूरोप ने अनेक जो राजनीतिक स्थिरता है, जो विचारात्मक जो संघर्ष है, उनसे वो लोग गुजरे थे। उन्होंने स्पेन की गहराई जो 1936 से 1939 के बीच में चला था, उसमें लोकतंत्र और फासीवाद का जो टकराव है इसको प्रतीक माना था। दूसरी ओर उन्होंने इटली में बेनेटो मुसोलिनी है, उनकी जो नीतियाँ फासीवाद के, उन लोगों ने वहाँ पे उनको स्थापित कर दिया गया था और उनका जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको भी बदल के रख दिया गया था। तो इन घटनाओं ने न केवल अपने जो देश का जो परिवर्तन है उसका कारण बनी थी, बल्कि द्वितीय जो विश्व युद्ध है उसमें भी अपनी भूमिका निभाई थी इन लोगों ने। स्पेन की गृह युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी? तो स्पेन के जो गृह युद्ध है, स्पेन 1930 के दशक में राजतंत्र का अंत हो गया, तो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है उसकी स्थापना शुरू होने लगी थी। तो इससे जो नई सरकार ने अपनी जमींदारी उन्मूलन मतलब और शिक्षा में सुधार और चर्च की जो शक्तियां हैं उसके सीमित जो कदम करने हैं वो उन्होंने कदम उठा लिए थे। इससे जो पुरानी सत्ता और धारणीय जो वर्ग है वो नाराज हो गए थे। 1936 में जनता मोर्चा निकालने के लिए सरकार बन गई थी। इससे समाजवादी, कम्युनिस्ट और उदारवादी ये लोग शामिल हो गए थे। इन नीतियों के विरोध में जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको ने सेना के एक हिस्से के साथ विद्रोह कर दिया था। यही गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। सामूहिक और अत्याचार, तो फ्रैंको की जो फांसीवाद सेना है उन्होंने विरोधियों पर अत्याचार किए थे, हजारों लोग मारे गए थे उस टाइम में। दूसरी ओर जनरल जो फ्रैंको है उनका विरोध करने वाले रिपब्लिकन गुटों ने भी आपसी में संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया गया था। और बमबारी, हत्या, बलात्कार, राजनीतिक जो घटना ये हत्याएं ये बिल्कुल आम हो गई थी। जर्मनी और इटली की ओर जो फांसीवाद है उनकी ताकत है, उनका समर्थन, हथियार सब देखने को मिल रहा था। रिपब्लिकन जो गुट है, सोवियत संघ, कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो ब्रिगेड्स हैं, इन लोगों को भी समर्थन मिलने लगा था। तो गिफ कैर्निका नामक जो शहर है वहाँ पर जर्मन जो विमान है उनके द्वारा कई बमबारी पिकासो ने विश्वासघात करके पेंटिंग में इसको एक बात दर्शाई गई थी। परिणाम क्या थे इसके? तो 1939 में फ्रैंको की जीत हुई थी और वे तानाशाह बन गए थे, लेकिन लोकतांत्रिक जो सरकार है वो समाप्त हो गई थी। फांसीवाद शासन है उसको लागू कर दिया गया था। लाखों लोग मारे गए थे और कुछ लोग तो निर्वासित मतलब इधर से उधर भागने लगे थे, कोई घायल हो गए थे। तो स्पेन में जो स्वतंत्रता है, जो लोकतंत्र है, वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ गई थी, उसको बहुत नुकसान भी होता। ऐतिहासिक महत्व क्या थे? तो ये युद्ध लोकतंत्र बनाम तानाशाही की जो वैश्विक लड़ाई है उसका प्रतीक माना जाता है। हिटलर और मुसोलिनी ने इस प्रयोगशाला की तरह ही अब सब कुछ उसका यूज किया है। तो द्वितीय जो विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि बनाने में इस युद्ध की काफी अहम भूमिका रही है। मुसोलिनी की गृह नीति और विदेश नीति, तो मुसोलिनी की गृह नीति, तो ब्रिटेन और मुसोलिनी ने 1922 में इटली का जो प्रधानमंत्री बन गए थे, जल्दी ये तानाशाह भी बन गए थे। उन्होंने इटली में फांसीवाद जो शासन है उसको लागू किया था। नीतियां कहती हैं कि फांसीवाद की स्थापना, तो एक दलीय जो शासन है, सेंसरशिप है, और जो विरोधी है उस पर अत्याचार होने लगा था। प्रचार और शिक्षा का षड्यंत्र, मीडिया, स्कूल, यूनिवर्सिटी में फांसीवाद जो विचारधारा है उसका प्रसार होने लगा था। मजदूर संघ पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था कि स्वतंत्र ट्रेड यूनियन को समाप्त किया जाएगा। श्रमिकों की जो हड़तालें हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी। बेरोजगारी कम करने के प्रयास, तो सार्वजनिक जो निर्माण है, रेलवे, पुल है, इन सब का निर्माण करके रोजगार की जो बढ़ाने की शक्ति है उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो बेरोजगारी कम करने के लिए हमारे पास रोजगार होना जरूरी है। तो कैथोलिक चर्च है उससे समझौता किया जाएगा। वैटिकन सिटी का स्वतंत्र देश का दर्जा देकर उसको चर्च से संबंध सुधारे जाएंगे। मुसोलिनी की विदेश नीति, तो मुसोलिनी ने इटली को एक महाशक्ति बनाने का सपना देखा था और आक्रामक जो विदेश नीति है उसको अपनाया था। तो इनकी विदेश नीतियां क्या थी? इथियोपिया पर आक्रमण, तो इटली ने अफ्रीकी जो देश है इथियोपिया पर कब्जा कर लिया था। इससे अधिक जो वैश्विक आलोचनाएं हुई थी। स्पेन की गृह युद्ध में हस्तक्षेप, तो फ्रांसिस्को फ्रांको ने इनकी मदद करने के लिए सैनिक हथियार भी भेजे थे। नाजी उन्होंने जर्मनी से मित्रता की थी। हिटलर से मिलकर उन्होंने रोम बैटलियन जो धुरी है उसका निर्माण किया था। अल्बानिया पर कब्जा, तो द्वितीय जो विश्व युद्ध है वो ठीक पहले से अल्बानिया पर ही इन्होंने अधिकार कर लिया था। मुसोलिनी की जो विदेश नीति है उस पर आक्रमण हुआ था, इसे जो इटली के विदेश युद्ध है उस पर झोंक दिया था, उसका बुरा असर भी देश के ऊपर पड़ा था। तो स्पेन का जो गृह युद्ध है, जो मुसोलिनी की जो नीतियां है वो 20वीं शताब्दी की उन घटनाओं से शामिल होती हैं जिन्होंने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया था। स्पेन में जहाँ लोकतंत्र का गला घोटकर फांसीवाद की जो स्थापना उसको स्टार्ट किया जाता है, वहीं इटली में मुसोलिनी ने
लोकतांत्रिक जो संस्था है उसको समाप्त किया था और जो वहाँ का राष्ट्रवाद को युद्ध की ओर धकेल दिया था। उन दोनों घटनाओं में ये बात साबित होती है कि जब सत्ता पर किसी एक विचारधारा का पूरा नियंत्रण हो जाता है तो जनता की आज़ादी और शांति दोनों ही खतरे में आ जाती है। और यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक हमें सिखाता है। इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 1873 की आर्थिक मंदी के पुनरुत्थान के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताना है। और द्वितीय जो औद्योगिक क्रांति है उसका वैश्विक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ा और पहली और दूसरी औद्योगिक क्रांति के बीच समानता में क्या अंतर था, इसके बारे में बताना है। परिचय की बात करें तो 19वीं शताब्दी है उसके टाइम में यूरोप अमेरिका के लिए एक आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से क्रांतिकारी रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो 1873 है ना, यहाँ की आर्थिक मंदी ने दुनिया को आर्थिक संगठन में डाल दिया था। वहाँ की जो द्वितीय जो औद्योगिक क्रांति है, उनकी नई तकनीक, उनके संसाधन, उनके वैश्विक उत्पादन, इन सारी प्रणालियों को इन लोगों ने जन्म दिया था। इन घटनाओं के प्रभाव से ही इनकी जो अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि इनके समाज की जो राजनीति, इनके जो वैश्विक संबंध है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो इस आंसर के थ्रू हम यही समझेंगे अपने नॉर्मल लैंग्वेज में। तो 1873 की जो आर्थिक मंदी है उसके पुनरुद्धार के क्या प्रयास थे, तो पृष्ठभूमि क्या थी इसकी। तो 1873 की जो वैश्विक मंदी है उसकी शुरुआत वियना, तो ऑस्ट्रिया के जो स्टॉक मार्केट क्रैश है ना उससे हुई थी, जिसने यूरोप अमेरिका की जो आर्थिक व्यवस्था है उनको गहरे संकट में डाल दिया था। ये मंदी लगभग 2 दशक मतलब 2 सालों तक चली थी। 2 दशकों तक चली थी। 1873 से 1896 तक चली थी है, जिससे ये तो इसको क्या किया गया था, लॉन्ग डिप्रेशन, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक ये चली थी। पुनरुत्थान के लिए किए गए क्या प्रयास थे, तो राज्यों द्वारा हस्तक्षेप हुआ था। पहले तो जो आर्थिक मामले हैं उसमें जो राज्यों को हस्तक्षेप नहीं किया करते थे, लेकिन परंतु इस मंदी के बाद से ने कई सरकारों ने नए आर्थिक नियम बनाए थे और जो निजी और जो पूंजी नियंत्रण है उसकी शुरुआत भी इन लोगों ने कर दी थी। सेकेंड पॉइंट है कि उद्योगों में विविधता आने लगी थी। केवल लोहे और कोयले पर ही आधारित जो उद्योग है उनके स्थान पर इस्पात, बिजली, रसायन और जो मशीन है इन लोगों का ही विकास हुआ था। इसमें जो उद्योगों का जो विविधता है मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आने लगे थे उसमें। तो इससे जो उत्पादन में विविधता है और जो नई नई नौकरियां हैं उसका भी सर्जन होना स्टार्ट हुआ था। संरक्षणवाद, तो अमेरिकी और जो यूरोप के जो कई देश हैं उन्होंने आयात जो शुल्क है उसको बढ़ाकर अपने उद्योग में विदेशी जो प्रतिस्पर्धा है उसको बचा दिया था। उपभोक्तावाद, वस्तुओं का विकास कैसे हुआ था, उद्योगों ने सामान्य जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की जो वस्तु जैसे कपड़े, साबुन, रेडियो, इन सबको बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। इससे जो बाजार है उसका विस्तार होने लगा था। जो हमें लोगों को अगर इस चीज़ का विस्तार होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नवाचार और विज्ञान का विकास, तो विज्ञान और तकनीक की जो मदद से नई मशीन, नए उत्पादन और जो विधियां ये सब सामने आई थी। तो इन सभी उपायों से धीरे धीरे जो आर्थिक स्थिरता है वो सामने आई थी। औद्योगिक जो क्रांति है उसके अगले चरण की नींव भी रखी गई थी। सेकंड पॉइंट है द्वितीय जो औद्योगिक क्रांति है उसके प्रभाव समानता अंदर क्या थे। तो इसमें क्या सबसे पहले हम इसके वैश्विक प्रभाव देखते हैं। तो नई तकनीकों का आगमन हुआ था। इसके अंदर इस्पात, बिजली, पेट्रोलियम, रसायन, टेलीफोन, रेल, बिजली, जो चलने वाली जो मशीन है ना इनसे दुनिया को बदल के रख दिया था। इस्पात की जो गति और जो मात्रा है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई थी। वैश्विक स्तर पर भी इसका विस्तार हुआ था। जहाज, रेलवे, टेलीग्राम, इन सब ने देश को जोड़ के रख दिया था और वैश्विक जो व्यापार है इसको भी इससे बढ़ावा मिला था। शहरीकरण, जनसंख्या में वृद्धि, तो नए नए जो कारखाने हैं उसके कारण लोग गांवों से शहरों की ओर आने लगे थे। इससे जो शहरों का जो विकास है वो और भी बढ़ने लगा था। श्रमिक जो आंदोलन है, समाजवाद है, उसका विकास हुआ था। मशीन के जो अत्यधिक प्रयोग और श्रमिकों के जो शोषण है उसके चलने की वजह से यूनानियन और समाजवाद की जो विचारधारा है उसको मतलब अब इतनी सारी मशीनें आ गई हैं, लोगों के काम, ये सारा काम जो है वो मशीनें कर रही हैं, तो इसकी वजह से ये जो समस्या है ये देखने को मिल रही थी हमें। विश्व शक्ति संतुलन में अब बदलाव, तो अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे जो नए औद्योगिक राष्ट्र हैं वो उभर कर सामने आ गए थे। पहली और दूसरी औद्योगिक क्रांति के बीच क्या समानताएं थी, तो उसमें क्या थे, स्रोत क्या थे उनके, कोयला और भाप थे, उसमें बिजली, तेल, गैस, और इनके मुख्य क्षेत्र थे कपड़ा, लोहा, तो इस्पात, रसायन, मशीनरी इनके थे। ये उद्योगों की बात हो रही, पहली औद्योगिक क्रांति और दूसरी औद्योगिक क्रांति की, ठीक है। और इसमें उद्योग आधारित क्षेत्र कौन से थे, इंग्लैंड प्रमुख था और इसमें जर्मनी, अमेरिका, जापानी सब थे।
तकनीकी थी इसमें भाप इंजन की, इसमें विद्युत मोटर, टेलीफोन, बल्ब, ये सारे। तो दोनों में ही मशीन और फैक्ट्रियों ने उत्पादन की उस उत्पादन का जो बढ़ावा है वो दिया था, और श्रमिकों की स्थिति है उसको भी प्रभावित किया था। इन मशीनों के आने से श्रमिकों को जो काम है, कारीगर है, वो सारी मशीन कर रही है, उन लोगों को हटाया जा रहा है, तो इससे काफी ज्यादा समस्या में देखने को मिल रही थी। मुख्य अंतर क्या आते हैं कि जो प्रथम जो औद्योगिक क्रांति है उसने मैन्युफैक्चरिंग में इसकी नींव रखी थी, जबकि जो द्वितीय औद्योगिक क्रांति है इसने विज्ञान, तकनीक और ऊर्जा के नए स्रोतों का उपयोग करके जो औद्योगिक जो विकास है उसको भी पूरे देश में फैला दिया था। निष्कर्ष 1873 की जो आर्थिक मंदी है उसने पूंजीवाद, राष्ट्रवाद को इसको सीख दी थी कि पूंजीवाद और निवेश संतुलन आवश्यक है। वहीं द्वितीय जो औद्योगिक क्रांति है उसने आधुनिक तकनीक और वैश्विक जो व्यापार है उसके युग की शुरुआत की थी। इन दोनों ऐतिहासिक घटनाओं ने आधुनिक जो विश्व की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना है उसको भी उसको भी काफी गहराई रूप से प्रभावित किया था, और जो आने वाले टाइम में जो विश्व युद्ध और साम्राज्य विस्तार है उसकी भूमिका को इन लोगों ने तैयार किया था। तो इतिहास से यही बात हमें पता चलती है कि संकट और नवाचार दोनों साथ साथ ही चलते हैं। परिवर्तन का मार्ग दिखाकर हम उसका सामना भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्रीमिया युद्ध 1853 से 56 के जो स्वरूप क्या थे, इसके कारण क्या थे, परिणाम क्या थे। और इसके ऑप्शन में ये एक अक्टूबर की क्रांति के कारण बताइए, प्रभाव बताइए और परिणाम बताइए। ठीक है, पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं। तो 19वीं से 20वीं शताब्दी है उसके बीच में यूरोप, रूस में बड़ी जो ऐतिहासिक घटना है वो देखने को मिलती है, क्रीमिया से युद्ध, जो अक्टूबर की साम्यवादी जो क्रांति है, जहां पर एक और जो क्रीमिया युद्ध है यूरोपीय शक्ति संतुलन, उसके आगे जो सैन्य रणनीतियां इसको बदल के रख दिया था। वही दूसरी तरफ जो अक्टूबर की क्रांति हुई थी उसने पूरी दुनिया को पूंजीवाद और समाजवाद के दो जो विरोधी ध्रुव है उसमें इनको बांट के रख दिया था। इन दोनों घटनाओं ने आधुनिक जो विश्व के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित भी किया था, क्रीमिया युद्ध ने और अक्टूबर की साम्यवादी क्रांति ने। तो क्रीमिया युद्ध के बारे में बात करेंगे तो इसके स्वरूप क्या थे। जो क्रीमिया युद्ध है वो रूस, तुर्की, उस्मानी जो साम्राज्य है ना उसके बीच में स्टार्ट हुआ था, इसमें बाद में ब्रिटेन, फ्रांस और सर्बिया, तुर्की का भी इनको साथ दिया गया था। लेकिन ये युद्ध मुख्यतः काला सागर क्षेत्र के क्रीमिया महाद्वीप पे ही लड़ा, मतलब प्रायद्वीप पे वहां पे लड़ा गया था। कारण क्या थे, धार्मिक संघर्ष था। यरूशलेम ने ईसाई जो पर्वतीय स्थल है वहां पे ग्रीक और लैटिन जो चर्च है उसके अधिकार को लेकर उनके बीच में विवाद था। तो रूस ने जो ग्रीक चर्च है उसका समर्थन किया था, जबकि फ्रांस ने कैथोलिक चर्च का समर्थन किया था। इस वजह से लड़ाई हुई थी, ये धार्मिक संघर्ष पे भी हुई थी। रूस की विस्तारवादी नीति, तो रूस चाहता था कि तुर्की का पतन हो जाए, तुर्की मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाए, और वे काला सागर से भूमध्य सागर तक अपना नियंत्रण बढ़ा सके। यूरोपीय शक्ति संतुलन, तो ब्रिटेन और फ्रांस नहीं चाहते थे कि रूस बहुत शक्तिशाली बने, इसलिए उन्होंने तुर्की का साथ भी दिया था। परिणाम क्या थे कि रूस को हार का सामना करना पड़ा था और पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। रूस को केवल काला सागर युद्धपोत में न रखने का उनको वचन देना पड़ा था। तुर्की की संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिलने लगी थी। तो ये युद्ध मॉडर्न युद्ध तकनीकी, रेल, टेलीग्राफ, समाचार पत्र के प्रयोग के लिए भी प्रसिद्ध हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसी युद्ध में आधुनिक जो नर्सिंग उसकी नींव भी रखी थी। ये युद्ध राजनीति में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए इसका प्रयास किया गया था, और रूस की जो बढ़ती ताकत है उसको रोकने के लिए इसको लड़ा गया था। अक्टूबर क्रांति, तो अक्टूबर क्रांति में क्या हुआ था कि जो 1905 में जो इसकी असफल क्रांति थी ना, उसमें जार ने सुधारों का वादा किया था, लेकिन जो वास्तविक परिवर्तन है वो नहीं हुए थे उस टाइम में। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, तो रूस को भारी सैनिक और आर्थिक जो नुकसान है वो देखने को मिला था। जनता थक चुकी थी। जार का निरंकुश शासन, तो जार जो निकोलस द्वितीय ने विरोध को कुचलने की नीति है उसको अपनाया था। इससे जनता और ज्यादा अधिक नाराज हो गई थी, उन लोगों से वो थक चुकी थी। लेनिन और बेल्शेविकों का प्रचार, तो शांति और रोटी, और इन लोगों ने एक नारा लगाया था, शांति, रोटी और भूमि। तो ये नारा देकर इन्होंने श्रमिक, किसान और सैनिकों का समर्थन भी पाया था। फरवरी क्रांति में, तो फरवरी क्रांति के अंदर क्या हुआ था कि इसमें जार को हटा दिया गया था, एक स्थायी सरकार बनाई गई थी, इससे वो कमजोर और असफल साबित भी हुई थी। प्रमुख घटनाक्रम हुए थे अक्टूबर में 7 नवंबर 1917 में, 24 अक्टूबर रूस की जो पुरानी तारीख है उसके अनुसार जो लेनिन जो ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में बेल्शेविकों ने पेट्रोग्राड, सेंट
पीट्सबर्ग पे सत्ता में कब्जा कर लिया गया था और अस्थायी जो सरकार उसको गिरा दिए गए थे। सोवियत जो सरकार है उसकी स्थापना की गई थी। इसके परिणाम और प्रभाव क्या थे? तो जारशाही का अंत। तो सर्दियों में पुरानी जो राजशाही व्यवस्था है उसको पूरी तरह से समाप्त किया गया था। समाजवादी शासन है उसकी स्थापना हुई थी। लेनिन के नेतृत्व में दुनिया का पहला जो कम्युनिस्ट राज्य है वो बनकर आया था। थर्ड पॉइंट, भूमि और संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जमींदारी जो व्यवस्था है उसको समाप्त करके भूमि जो किसानों में बांट दी गई थी। विश्व जो राजनीति है उस पर क्या प्रभाव है? समाजवाद का जो प्रचार हुआ था, विश्व में पूंजीवादी और साम्राज्यवादी की जो प्रतिस्पर्धा है वो देखने को मिली थी, वो स्टार्ट हुई थी। शीत युद्ध की भूमिका क्या थी इसमें? तो द्वितीय जो विश्व युद्ध के बाद जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो विचारी संघर्ष है उसकी जो नीति है वो क्रांति जो नींव है वो रखी गई थी इस टाइम में। निष्कर्ष है कि ये जो क्रेमिया युद्ध है उसने यूरोप में सत्ता के समीकरण को बदल के रख दिया था। रूस की जो सीमा है उसको सीमित किया गया था। वहीं जो 1917 की जो अक्टूबर की क्रांति है उसने पूरे विश्व में समाजवादी विचारधारा है उसका विस्तार किया था। और एक और युद्ध ने ये दिखा दिया था कि धार्मिक और सामरिक जो हित है इसके लिए देशों को किस तरह से युद्ध में झोंकते हैं। और दूसरी क्रांति ने ये भी बताया था कि जब जनता की जो पीड़ा है वो एकदम एट द पॉइंट बिल्कुल चरम सीमा पर आ जाती है ना, तब वो परिवर्तन की राह पकड़ लेते हैं कि हाँ हम परिवर्तन करेंगे। लेकिन इतिहास की इन दोनों घटनाओं ने ये बता दिया था कि आधुनिक युग की जो राजनीति है उनके समाज की दिशा है उसको तय करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी उन लोगों ने निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, शांति स्थापना के लिए राष्ट्रपति विल्सन के 14 स्तरीय सुझाव है वो क्या थे वो बताने हैं। और सारे की संधि का आलोचनात्मक वर्ण करने बताना है। और क्या प्रथम विश्व युद्ध को टाला जा सकता था ये बताना है। क्वेश्चन सबसे पहले ऊपर वाला देख। हाँ, तो परीक्षा में क्या बताया गया? जो प्रथम विश्व युद्ध है जो 1914 से 1918 के बीच में था, जो यूरोप और दुनिया के गहरे जो राजनीतिक जो आर्थिक सामाजिक संकट है इसके ऊपर में डाल दिया था। लाखों लोग मारे गए थे वहाँ पे, कई साम्राज्य हैं वो समाप्त हो गए थे। और युद्ध के अंत में जो अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने इन्होंने शांति की स्थापना के लिए 14 क्षेत्रीय जो सूत्र हैं उसकी योजनाओं को प्रस्तुत किया था। तो इसके बाद जो विजय राष्ट्र है उन्होंने विस्तार की संधि को भी बताया था। इसके तहत जो जर्मनी पर जो कठोर शर्तें हैं वो इसने आगे चलकर जो विशेष राजनीति है उसको एक अस्थिर बना रोक दिया था। और इन दोनों ही विषयों के ऊपर हम इस आंसर के बारे में बात करेंगे। तो विड्रो विल्सन के 14 सूत्र थे। तो जो राष्ट्रपति विड्रो विल्सन ने 8 जनवरी 1918 को अमेरिकी संसद में एक भाषण दिया था। इसके अंदर उन्होंने बताया था कि उन्होंने युद्ध के बाद जो स्थायी शांति है उसके सुझाव के लिए 14 सूत्र बताए, 14 सूत्र बताए, ऑप्शन बताए। इसके जो मुख्य बिंदु उसके प्रकार में अब हम उसको पढ़ेंगे कौन से सुझाव थे। तो गुप्त संधियों का अंत, सभी देशों के बीच खुले और पारदर्शी संबंध होने चाहिए, समुद्रों की स्वतंत्रता, युद्ध और शांति दोनों ही स्थितियों में सभी के लिए समुद्री मार्ग खुले रहने चाहिए, व्यापार में समानता, तो सभी देशों को व्यापार करने का समान अवसर भी मिलना चाहिए, सैन्य हथियारों की कमी, तो सैन्य जो शक्ति है उसको सीमित किया जाना चाहिए ताकि जो युद्ध की संभावना है वो कम हो सके, औपनिवेशिक मामलों का न्यायपूर्ण समाधान होना चाहिए, यूरोप की जो सीमा है उसका पुनर्निर्धारण होना चाहिए, पोलैंड, बेल्जियम, सर्बिया इन सबको स्वतंत्र होना चाहिए, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की के लोगों को आत्मनिर्भर का अधिकार मिलना चाहिए, फ्रांस को अल्सास लॉरेन जैसे क्षेत्र इनको वापस लौटा देने चाहिए। राष्ट्रीय संघ, तो राष्ट्रीय संघ की स्थापना, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए काफी कार्य करता है। विल्सन की जो योजना उदार और शांति प्रिय जो भावना थी, परंतु इन्हें जो विजयी राष्ट्र जैसे ब्रिटेन और जो फ्रांस है इन्होंने इसे कठोर रूप अपना दिया था। सारे की संधि का आलोचनात्मक मूल्यांकन, तो ये संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही विजयी देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका में पराजित जर्मनी के बीच में हुई थी। 28 जून 1919 को वर्साइले महल फ्रांस में हस्ताक्षर किया गया था। इसकी मुख्य शर्तें क्या थी? जर्मनी को युद्ध में दोषी ठहराया गया था, भारी जो युद्ध है उसका हर्जाना लगाया गया था लगभग 6.6 अरब पाउंड। जर्मन की जो सेना सीमित है उसको सीमित कर दी गई थी, कई वायुसेना या पनडुब्बी नहीं, मतलब कोई वायुसेना नहीं, कोई पनडुब्बी नहीं। भूगोलिक जो क्षेत्र है उसमें हानि की हुई थी, तो अल्लास जो लॉरेन फ्रांस है, पोलैंड को इन सबको दे दिया गया था। उपनिवेशों पर अन्य देशों का अधिकार होने लगा था, तो राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी और अमेरिकी स्वयं इसका सदस्य नहीं बन पाया था। आलोचना, तो संधि बहुत ही कठोर थी। इसमें जो जर्मन है उसकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति उसके जो हालात हैं बुरी तरह से बिगड़ रहे थे। जर्मनी जनता में अपमान और आक्रोश की भावना भी भरने लगी थी। यही गुस्सा आगे चलकर हिटलर और नाजीवाद पार्टी के उदय का कारण भी बन गई थी।
संधि ने स्थायी जो शांति है उसकी जगह स्थिरता और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच भी बो दिए थे। तो क्या प्रथम विश्व युद्ध को टाला जा सकता था? संभव था यदि यदि यूरोपीय जो राष्ट्र है, जो साम्राज्यवादी लालच और हथियारों के दौड़ के पीछे नहीं भागते, तो हाँ, इसको टाला जा सकता था। अगर राष्ट्रों के बीच खुला संवाद और मध्यस्थता की भाव व्यवस्था होती, तो हाँ, इस युद्ध को टाला जा सकता था। बाल्कन क्षेत्र में विवादों की जो शांतिपूर्ण तरीके उसको आराम से सुलझाया जाता, तो हो सकता था कि युद्ध ना होता। युद्ध की शुरुआत में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, इस पर सख्त प्रयास भी किए जाते हैं, तो लेकिन उस समय राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद तेजी से बढ़ चुका था कि युद्ध का होना लगभग अनिवार्य ही हो गया था। निष्कर्ष तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शांति की जो स्थापना है, वो राष्ट्रपति की जो विल्सन की जो 14 सूत्रीय योजना है, वो एक आशयवादी दृष्टिकोण था, लेकिन जो अन्य विजेता देश की जो कठोरता के कारण ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था। सारे की संधि और शांति लाने की जगह जर्मनी की जो अपमान है उसके प्रतिशोध की भावना को उन लोगों ने जन्म दे दिया था। उस टाइम में सहानुभूति, संवाद, संतुलन, इन सब से काम लिया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी त्रासदी से इसे बचाया जा सकता है। और इतिहास से हमें यही सीख मिलती है कि टिकाऊ शांति केवल न्याय और समझदारी से ही संभव है, ना कि दमन और अपमान से। क्वेश्चन नंबर 9 है, फांसीवाद क्या है और इटली में फांसीवाद के उदय के क्या कारण थे? और ILO और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से आप क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उद्देश्य बताइए, संरचना और इनके ILO के द्वारा क्या प्रयास किए गए थे इसमें। परिचय तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो विश्व इतिहास में बड़ी जो उथल पुथल का समय था, एक और जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में राजनीतिक स्थिरता, जो आर्थिक संगठन है उससे जूझ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो श्रमिक के जो अधिकार हैं, कल्याण है, उसकी आवश्यकता में काफी जो आवश्यकता है वो महसूस की जा रही थी। इस काल के अंदर फांसीवाद जैसी अधिकारवादी विचारधारा में जन्म लिया था। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन हुआ था। इससे जो वैश्विक जो श्रमिक जो अधिकार है उसकी सुरक्षा में उन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इसके बारे में भी डिटेल में भी आंसर में हम पढ़ेंगे। हाँ, तो फांसीवाद और इटली में क्या होता है? तो फांसीवाद क्या है? तो फांसीवाद एक ऐसी आध्यात्मिकतावादी राजनीतिक विचारधारा है जो राष्ट्रवाद, एक दलीय शासन और सैन्यवाद और व्यक्तिवादी जो स्वतंत्रता के दमन है उस पर ही आधारित है। इसमें वे नेता को सर्वोच्च मानते हैं और व्यक्ति के जो अधिकार है राज्य के अधीन होने चाहिए, ये लोग मानते हैं वो लोग। इनकी विशेषताएं क्या थी कि एक दलीय तानाशाही होनी चाहिए, विरोधियों का खत्म होना चाहिए, सैन्यवाद और आक्रामक जो राष्ट्रवाद है वो होना चाहिए, स्वतंत्र प्रेस और लोकतंत्र का विरोध होना चाहिए, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसका हनन होना चाहिए। तो ये सारी इसकी मुख्य विशेषताएं थी। इटली में फांसीवाद को देखिए क्या कारण थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो आर्थिक स्थिति समय स्थिति थी, तो युद्ध के बाद जो इटली की अर्थव्यवस्था थी वो चरम सीमा पर आ गई थी। बेरोजगारी और महंगाई भी बढ़ चुकी थी। आम जनता सरकार से भी निराश होने लगी थी। राजनीतिक अस्थिरता, तो लोकतांत्रिक सरकारें बार बार बदल रही थी और मजबूत नेतृत्व का भाव, मतलब जब सरकार बार बार बदलती रहेगी तो हमारी लोकतंत्र का जो मजबूत एक नेतृत्व बन सकता था, जो शासन हो सकता वो नहीं हो पा रहा था, उसका भाव था। कम्युनिस्ट खतरे का डर, तो सोवियत जो संघ है उसके बाद जो इटली में भी कम्युनिस्ट जो आंदोलन है उसकी जोर पकड़ रहे थे। इससे जो मध्य वर्ग जो पूंजीपति है ये लोग डर गए थे। बेनिटो मुसोलिनी का नेतृत्व, मुसोलिनी ने फांसीवाद जो पार्टी है वो बनकर राष्ट्रवाद और अनुशासन का संदेश भी दिया था। इसने मोर्चा ऑन रोम के द्वारा सत्ता हासिल की थी। इन कारणों से फांसीवाद का जर्मन स्थल है जन समर्थन मिला था और इटली में लोकतंत्र की जगह तानाशाही जो स्थापना है वो स्थापित हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में ILO की जो स्थापना है उसमें 1919 में विश्व शांति और श्रमिक जो कल्याण है उसके उद्देश्य से की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र है, इसका एक विश्व संगठन बन गया था जो श्रमिकों के अधिकार, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और काम की जो स्थितियां हैं उसको बेहतर बनाने के लिए कार्य करती थी। उद्देश्य क्या थे? श्रमिकों को उचित वेतन और काम के सुरक्षित हालात मिले, जबरन श्रम, बाल श्रम, भेदभाव की जो भावना है उसको समाप्त किया जा सके, सामाजिक न्याय और श्रम में समानता सुनिश्चित किया जा सके, सभी देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक मानकों को बढ़ावा दिया जा सके। संरचनाएं क्या थी कि ILO जो प्रणाली है वो त्रिपक्षीय रहेगी। इसमें 3 प्रकार के सदस्य होने चाहिए, सरकारी प्रतिनिधि, मौलिक वर्ग के प्रतिनिधि, श्रमिक प्रतिनिधि। तो इन तीनों के क्या काम है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, इसमें नीति बनाने वाला सर्वोच्च एक अंग था।
और गवर्निंग जो बॉडी है नीति कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार थी। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय इसका सचिवालय जो रोजमर्रा के लिए काम करता था। आईएलओ के प्रमुख प्रयास क्या थे? 8 घंटे का जो कार्य दिवस है वो तय करना होगा इनका। और बाल श्रम जो बंधुआ मजदूरी है उस पर रोक लगाने के लिए समझौता किया गया था। महिलाओं को मातृत्व अवकाश का अधिकार दिया गया था। कोविड-19 में कालमय श्रमिकों के लिए वैश्विक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। तो डिसेंट वर्क एजेंडा के माध्यम से रोजगार के अवसर और सामाजिक सुरक्षा उसको बढ़ावा दिया जाएगा। भारत में आईएलओ का सदस्य और इसकी जो सिफारिशें हैं वो अपने श्रम कानून तक शामिल हो चुकी हैं। निष्कर्ष, जहां एक फांसीवाद जैसी जो विचारधारा है उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाकर एक कट्टर जो राष्ट्रवाद उसको जन्म दिया था, वहीं लोकतंत्र को जो नुकसान पहुंचाया था, वहीं आईएलओ जैसे संगठन ने वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के अधिकार गरिमा की सुरक्षा उसमें अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। और इतिहास ने हमें ये बात बताई थी कि राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक न्याय के लिए अधिन्यायवादी नहीं है बल्कि सहभागिता संवेदनशील संस्थाएं वो जरूरी होनी चाहिए। आईएलओ और एक फांसीवाद दोनों ही उदाहरण में दिखाते हैं कि सत्ता और अधिकार का उपयोग किस दिशा में किया जाए जहां समाज की नीति को भी हम तय कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, फांसीवाद और नाजीवाद के बीच में हमें अंतर बताना है। और हिटलर की जो गृह नीति है विदेश नीति है वो क्या थी इसके बारे में बताएंगे। तो 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में यूरोप में कई अध्यात्मवादी तानाशाही विचारधाराएं वो निकल कर आई थी। फांसीवाद, नाजीवाद जैसे सबसे प्रमुख थी। इटली में मुस्लिनों और जर्मनियों में हिटलर के नेतृत्व में नई विचारधारा ने लोकतंत्र को समाप्त किया था और एक दलीय शासन को लागू किया था। ये दोनों विचारधाराएं कुछ मामलों में सामने समान ही थी, मतलब सेम ही थी, लेकिन जो उनकी प्रकृति है, इनका जो लक्ष्य है वो कार्यशैली है, इसके बीच में काफी ज्यादा अंतर था। हिटलर की जो गृह और विदेश नीति है इन्होंने दुनिया के द्वितीय विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया था, जो हम इस आंसर में आपको देखेंगे। तो फांसीवाद और नाजीवाद के बीच में अंतर, तो इटली में 1920 के दशक में ये मुस्लिनों के नेतृत्व हुआ था और ये जर्मनी में 1920 के दशक में हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। ये राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और एक दलीय शासन था और ये उग्र राष्ट्रवाद, नस्लवाद, अयहूदियों के प्रति घृणा का भावना था। नस्ल को कम करने पर इसको महत्व दिया गया था। ये आर्य नस्ल को सर्वोच्च और अयहूदी नस्ल को नीचे दिखाया गया था। और फॉसेस और लकड़ी के जो डंडे है उसका गुच्छा निकाला गया था, इस पर स्वास्तिक चिन्ह था। मुस्लिन और ड्रेस ये नाम दिया गया था, हिटलर में फ्रूट नाम दिया गया था। तो इटली में अधिनायकवादी की स्थापना हुई थी, जर्मन में अधिनायकवाद और अयहूदी जो विचारधारा नीति है और जो होलोकॉस्ट की जो कारण बन गई थी इनके लिए। दोनों ही जो विचारधारा ये लोकतंत्र के विरोध प्रयास की जो आज़ादी है इस पर रोक लगा दी थी। सैन्यवाद और विरोधियों का जो दमन है वो शामिल हुआ था, लेकिन जो नाजीवाद है उसमें नस्लीय शुद्धता है और अयहूदी जो विचारधारा है उसको ज्यादा महत्व दिया गया था। हिटलर की गृह नीति और विदेश नीति, तो हिटलर की जो गृह नीति है उसमें 1933 में जर्मनी का चांसलर बनने के बाद तानाशाही शासन लागू किया गया था। इस गृह नीति ने उद्देश्य में जर्मनी का एक शक्तिशाली जो युद्ध आर्य नस्ल है उस पर उन्होंने राष्ट्र बनाना स्टार्ट किया गया था। मुख्य क्या बिंदु थे कि तानाशाही की स्थापना कैसे, तो हिटलर ने संसद में शक्तियों की जो शक्तियां थी हिटलर की संसद में उसको समाप्त करके फिर जो संसद बोल के शासन किया था, सभी राजनीतिक दल है उस पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे। यहूदियों के विरोध नीतियां, तो जो नाजी जो कानून है उसके तहत यहूदियों के जो नागरिक हैं वो उनके अधिकार छीन लिए गए थे। व्यापार, नौकरी, शिक्षा ये सारे यहूदियों से अलग किए गए थे। 1938 में क्रिस्टल नाइट और के दौरान यहूदियों की जो दुकानें हैं उसकी आराधना स्थलों को जला दिया गया था। प्रचार और मीडिया में क्या होता है कि जोसेफ जो गोएब्बल्स की जो देखरेख है उसमें मंत्रालयों ने रेडियो, सिनेमा और अखबारों को नियंत्रित किया था। हिटलर की छवि को राष्ट्रमाता के रूप में भी प्रस्तुत किया गया था। युवाओं का ब्रेन वॉश, तो हिटलर जो यूथ और लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स जैसे संगठन है उसके द्वारा बच्चों की जो निजी विचारधारा है वो सिखाई गई थी। आर्थिक सुधार में बेरोजगारी हटाने के लिए सार्वजनिक जो निर्माण योजनाएं, ऑटोमोबाइल निर्माण जैसे शुरू की गई थी और युद्ध उद्योग को भी बढ़ावा दिया गया था। हिटलर की विदेश नीति, तो हिटलर की जो विदेश नीति है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सारे की संधि को समाप्त किया जाए। जर्मन का जो साम्राज्य है उसको विस्तार पूर्वक करना चाहिए और आसारे जो नस्ल का उसका वर्चस्व बना रहना चाहिए। मुख्य कार्य क्या थे इनके, सारे की संधि उसको उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जर्मन की सेना है उसको फिर से संगठित किया जाएगा, हथियारों को उत्पादन किया जाएगा और संधि का उल्लंघन था उस टाइम में।
तो राइनलैंड पर पूर्ण कब्जा किया था। ये क्षेत्र वसारे संधि के अनुसार निष्क्रिय रखा गया था, लेकिन हिटलर ने इसे सैन्यकृत करना स्टार्ट किया था। ऑस्ट्रेलिया का विलय, तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को बलपूर्वक अपने साथ मिला लिया था। चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया गया था। तो वेनिस जो समझौते हैं उसके बाद स्विट्जरलैंड ने जर्मनी के अंदर मिला लिया था। बाद में जो पूरा चेकोस्लोवाकिया है इसको हटा लिया था। तो पोलैंड पर आक्रमण, तो 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया गया था। इससे दूसरी विश्व स्टार्ट हुआ था। सोवियत संघ के अंदर जो गुप्त समझौता हुआ था वो पोलैंड को बांटने के लिए सोवियत संघ की इन्होंने संधि भी की थी। निष्कर्ष, फांसीवाद और नाजीवाद दोनों ही आध्यात्मिकवादी विचारधारा है, लेकिन नाजीवाद में नस्लवाद और यहूदी विरोधियों का उग्र रूप देखने को मिला था। हिटलर ने जर्मनी में अपनी तानाशाही को मजबूत करने के लिए यहूदियों को दमन किया था। चार तंत्र सैन्य जो विस्तार है उसका रास्ता अपनाया था। उनकी जो आक्रामक जो विदेश नीति है, समाजवाद साम्राज्य की महत्वाकांक्षाएं वो दुनिया को बार बार फिर से युद्ध की आग में उनको झोंक रहे थे। तो इतिहास में यही कालखंड हमें ये बात बताते हैं कि अंधा राष्ट्रवाद, घृणा, तानाशाही का परिणाम ही विनाशी होता है। लोकतंत्र, सहिष्णुता और मानव अधिकार की सुरक्षा से किसी राष्ट्र को हम शक्तिशाली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। इसकी अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां से जाकर आप मैसेज करके पीडीएफ बाय कर सकते हैं। 30 रुपीज़ पर प्राइस है पीडीएफ का। अदरवाइज आप वीडियो देखकर भी आप पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।